मैंडेन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जुलाई मंथ के करंट अफेयर अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने एक क्लास ऑलरेडी ले ली और उस क्लास के बाद ये सेकंड क्लास है। इसके अंदर हमारा जो टारगेट है वो राजस्थान की जो न्यूज़ है वो है। राजस्थान की ऑलमोस्ट सारी जो भी जुलाई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमने कवर की है इसमें। साथ ही साथ इंडिया के पर्सपेक्टिव में जो स्कीम इंडिया की है और राजस्थान को बेनिफिट दे रही है उसको थोड़ा सा हमने डिटेल में कवर किया है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न कहीं से भी आए वो हम कर सकें, ये हमारा मेन टारगेट है। ओके, तो सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं दो स्कीम्स के बारे में। उससे पहली स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी पीएम सेतु। कौन सी स्कीम है? पीएम सेतु। अब इस स्कीम को राजस्थान के संदर्भ में क्यों बात करी कि हमारे यहाँ पे कुछ बात चल रही थी उसकी। दूसरी कौन सी है? यहाँ मुख्यमंत्री युवा सुयोग। पीएम सेतु बात करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिटेल में बता दूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। ये जो स्कीम है उसका नाम क्या है? पीएम सेतु। सबसे पहले तो सर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम से हो गया प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री। एस होता है इसमें स्ट्रक्चरल। ई क्या है आपका? एम्प्लॉयबिलिटी। आपको स्ट्रक्चरल और एम्प्लॉयबिलिटी इन दोनों पे काम करना है और इन क्षेत्र में क्या लेके आओगे आप लेके आओगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्रधानमंत्री स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयबिलिटी, उसमें क्या लेके आओगे आप लेके आएंगे, हम लेके आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आएंगे। उसमें हमने क्या किया है, जो हमारे आईटीआई के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन आईटीआई के इंस्टीट्यूट्स को अपग्रेड करना है। क्या करना है? इसको अपग्रेड करना है। तो जो यू है आपका वो अपग्रेड के लिए। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयबिलिटी और कैसे करेंगे, तो हम इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आएंगे? तो सर इस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आने के लिए हम अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड किसको करोगे? आईटीआई को। आईटीआई वो संस्थान होते हैं जहां आप जानते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के बाद में आपके एडमिशन होते हैं। मैकेनिकल, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, इन सभी क्षेत्रों के अंदर आपको टेक्निकल जो ज्ञान है वो दिया जाता है, जिससे आपको एक तरह से वोकेशनल ट्रेनिंग मिलती है और उसके माध्यम से आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि ये आईटीआई तो बहुत पहले से सेटअप कर रखी है और इंडिया में देखा कि स्किल मैन पावर है उसकी कमी है। उसको एड्रेस करने के लिए साल 2025 के अंदर अक्टूबर महीने में हम ये स्कीम लेके आए जिसका नाम है पीएम सेतु। पहली बात तो ये सर, पीएम सेतु क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयबिलिटी। इसके अंदर हम एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे और ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाएंगे? अपग्रेड करके। किसको अपग्रेड करोगे? आईटीआई को। तो ये तो एक इसका मेन कंपोनेंट हो गया। स्कीम कब आई? अक्टूबर 2025। अब इस स्कीम को देख कौन रहा है? तो जो पीएम सेतु स्कीम है आपकी, प्रधानमंत्री स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन ऑफ आईआईटी, ये जो स्कीम है ये स्कीम आई आपकी अक्टूबर 2025 में। अक्टूबर 2025 में। और इस स्कीम को कौन सा मंत्रालय देख रहा है? तो हमारा जो कौशल मंत्रालय, कौशल एवं उद्यमिता, भारत सरकार का ये मंत्रालय है। ये मंत्रालय इस स्कीम को अक्टूबर 2025 में लेकर आए और इस स्कीम के लिए हमने 60,000 करोड़ का फंड है वो एलोकेट किया। अब मेरी बात सुनते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सवाल आने की एक बहुत प्रबल संभावना है। पीएम सेतु स्कीम अक्टूबर 2025 में लेके आए, कौशल और उद्यमिता मंत्रालय है, इसने इस स्कीम को जारी किया और ये जो स्कीम है इसके अंदर 60,000 करोड़ का फंड है। तो ये क्या पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है? नहीं। इस फंड के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा कौन दे रहा है? केंद्र। और दूसरा हिस्सा कौन दे रहा है? राज्य। और तीसरा हिस्सा कौन दे रहा है? उद्योग या इंडस्ट्री या जो इसका पार्टनर है वो। क्योंकि आप बोल रहे हो कि सर हम स्किल्स को अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड कहां पे करोगे? आईटीआई में। लेकिन हमारी आईटीआई वो तो पुरानी है। तो वो जो आईटीआई है उस आईटीआई को डेवलप करने के लिए किसी न किसी प्राइवेट प्लेयर को, प्राइवेट इंडस्ट्री प्लेयर को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और इसको अपग्रेड कीजिए। केंद्र सरकार इसके अंदर 50% पैसा दे रहा है, यानी कि 30,000 करोड़। साथ के अंदर जो राज्य सरकार है वो इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए देगी और फिर आपका बच गया इंडस्ट्री या उद्योग जो पार्टनर है वो 20,000 करोड़ देगा।
तो कुल मिला के 30,000 करोड़ केंद्र से आ गए और 20,000 करोड़ आपके जो इंडस्ट्री पार्टनर है उससे आ गए और 10,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार। कुल मिला के ये तीनों की तीनों कंपोनेंट जुड़ के 60,000 करोड़ रुपए आपके पैसे बन जाते हैं। तो ये तो हो गया एक इंपॉर्टेंट बात, आप समझ गए होंगे कि इस स्कीम की बात कर रहे हैं पीएम सेतु। अक्टूबर 2025 में आई थी, कौशल और उद्यमिता मंत्रालय वो लेके आया, 60,000 का अपफ्रंट फंड है। ये जो पैसा है सर, इसके 3 विभाजक हैं। केंद्र सरकार इसका आधा पैसा देगा यानी कि 30,000 करोड़। उसके बाद जो आपकी राज्य सरकार है वो 10,000 करोड़ देगी। उद्योग जो है वो उद्योग या फिर जो इंडस्ट्री पार्टनर है वो 20,000 देगा। आज की तारीख में एक इसमें लेटेस्ट डेवलप मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी रिसेंट स्कीम आई थी उसको इम्प्लीमेंटेशन तो चल ही रहा है। अभी रिसेंटली ही हमने आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। कैसा बना है? फर्स्ट राज्य बना है जिसने अपने यहां पर एक कंपनी, इसका नाम सुना होगा आर्सेलर मित्तल। आर्सेलर मित्तल स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम है। ये जो कंपनी है ये इंडस्ट्री का पार्टनर बना है और आंध्र प्रदेश के अंदर इसने पहली 60,000 करोड़ के फंड में से पीएम सेतु के लिए आईटीआई को डेवलप करने का हमने जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है वो लिया है। तो आंध्र प्रदेश पहला राज्य है और वहां पे आर्सेलर मित्तल है, उसने पीएम सेतु के अंदर जो फर्स्ट लीड है वो ली है। दूसरा, ये जो स्कीम है इसके अंदर और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो काम कैसे करेगी स्कीम? तो इस स्कीम को काम करने के लिए पीएम जो सेतु स्कीम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आप इन आईटीआईज को डेवलप कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का नाम है हब एंड स्पोक। हब एंड स्पोक क्या होता है? हब एंड स्पोक आपने देखा होगा, जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा है, साइकिल के पहिए के अंदर एक तो धुरी होती है और उसके बगल के अंदर जो होती है उसकी ताड़ियां होती है, ऐसे ही होता है। तो इस सेंटर वाले पिलर को आप बोल सकते हो हब, और जो साइड में ये निकली है ये क्या होगी? उसकी ताड़ियां या उसको स्पोक बोलते हैं। तो इस प्रकार से हब एंड स्पोक मॉडल उसमें कहते हैं जिसके अंदर आप इसके सेंटर को डेवलप करोगे और ये जो सेंटर है इसके आसपास की जो धुरी है उसके आसपास की जितनी भी आईटीआई है उसको डेवलप करेगा। और इस हब एंड स्पोक के लिए हमने 200 जो आईटीआई हैं उनको तो हब बनाया है और जो 800 आईटीआई हैं उनको हमने स्पोक बनाया है। कुल मिला के 1000 इंडिया के अंदर जो आईटीआईज हैं इनको डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर फंडिंग का पैटर्न देख लिया, ये किया जाएगा। अब हमारा एम क्या है? ये जो स्कीम है ये स्कीम जो है वो 5 साल के लिए लेके आए हैं और 5 साल के अंदर हमारा एम है कि हमके जो 20 लाख जो युवा हैं, कितने? 20 लाख युवा हैं, उनको हमको रोजगार उन्मुख बनाना है। ये एक बात होगी। अब साथ ही साथ आपको ये याद रखना होगा कि सर अब आपने बोला हब बनाएंगे, स्पोक बनाएंगे, पर हमारी आईटीआई तो वैसे ही है, हब बना लो चाहे स्पोक बना लो, इंडस्ट्री को लेके आ जाओ, फिर भी डेवलप कैसे होगी? तो इसके लिए केंद्र सरकार ने बोला है, उद्योग और आपका उद्यमशीलता, कौशल और उद्यमशीलता मंत्रालय ने बोला है कि हम क्या करेंगे, हम 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। तो क्या बना रहे हो आप यहाँ पे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस चीज के लिए? ताकि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके ऊपर? स्किलिंग कराएंगे, आपके कौशल को संवर्धन करने के लिए 5 सेंटर बनेंगे और ये जो 5 सेंटर है इन 200 आईटीआईज को डेवलप करने में हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली ये जो 200 हब बनेगी वो आपके 800 आईटीआई को डेवलप करके पूरे भारत में 1000 आईटीआईज डेवलप करके 5 साल के अंदर 20 लाख युवाओं को हम ट्रेनिंग देंगे ताकि वो इंडस्ट्री के अंदर जाके अकोमोडेट। बहुत ही एक मेजर गवर्नमेंट का इसके ऊपर फोकस है जिसके अंदर आंध्र प्रदेश ने लीड ली है, एग्जाम में आने की संभावना है। अब ये 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन से हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत ही आसान है, इसको और आसान कर देता हूं बताने के लिए। तो थोड़ा सा एक इंडिया का मैप बना लेते हैं ताकि याद रहे। अब ये इंडिया का मैप हो गया, अपने को 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देखने किसके हैं सर? ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसके हैं? स्किलिंग के। तो कौन सी स्किलिंग सर? वो स्किलिंग जो हम प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंदर डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। हो गई एक बात। तो कौन से हैं? सबसे पहले 2 साउथ इंडिया के अंदर हैं। एक तो आपका ये चेन्नई हो गया और उसी के बगल में ये हैदराबाद हो गया। तो ये आपका चेन्नई हो गया और ये कौन सा हो गया आपका? हैदराबाद। हैदराबाद थोड़ा सा ऊपर है, इधर नीचे बैंगलोर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैदराबाद है और ये आपका चेन्नई है। तो यानी कि ये 2 सेंटर हो गया आपके, हैदराबाद और चेन्नई। ये दोनों को हम साउथ इंडिया के अंदर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। और इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट बात है, जो ये आपका चेन्नई है, इस चेन्नई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंदर जो कंट्री कोलैबोरेट कर रही है, हेल्प कर रही है, उस कंट्री का नाम है सिंगापुर। क्या नाम है उसका? सिंगापुर। डन। तो चेन्नई को हेल्प कौन कर रहा है? सिंगापुर। बाहर से इसकी फंडिंग आ रही है। और इसी के साथ दूसरा हैदराबाद हो गया। अब इसके अलावा और कहां है? तो पंजाब के अंदर है पटियाला, तो ये आपका राजस्थान हो गया, यहां पकड़ लेते हैं, ये है आपका पटियाला। उसके बाद आप सीधा आइए, यहां आपको मिलेगा कानपुर।
और आजकल जो एक स्टेट बहुत आगे चल रहा है उसका नाम है उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर जो भुवनेश्वर है वो है, उसको भी हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। भुवनेश्वर की हमने कल भी बात करी थी। तो भुवनेश्वर कल क्यों बात करी थी? हमने बोला था सर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो 3 कंट्रीज गए थे रिसेंटली। कौन सी कंट्री गए? तो पहले इंडोनेशिया गए, फिर ऑस्ट्रेलिया गए, फिर न्यूजीलैंड गए। और जब ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करी है, और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उड़ीसा के भुवनेश्वर बनेगा। और वो किसके लिए बनेगा? माइनिंग में। और उसके लिए सपोर्ट कौन कर रहा है? उसके लिए सपोर्ट कर रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया। हो गया एक बात। दूसरा, पटियाला, कानपुर, भुवनेश्वर, हैदराबाद और चेन्नई, ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे पीएम सेतु के अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो चेन्नई है इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सिंगापुर। और सिंगापुर बिल्कुल नजदीक है, तो अपने याद रखने के लिए भी आसान हो गया कि ये समुद्र का किनारा है, सिंगापुर में भी ऐसे और सिंगापुर के बिल्कुल समुद्र में। तो ये एक बात होगी। दूसरा, जो आपका कानपुर के अंदर सेंटर बनेगा, अगर आपने थोड़ा सा मई और जून का करंट अफेयर फॉलो किया होगा तो आपको पता है कि कानपुर के अंदर ऑलरेडी हम एक एमआरओ फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। क्या फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं? एमआरओ। एमआरओ का मतलब होता है मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग। ओवरहॉलिंग तो क्या है सर ये एमआरओ फैसिलिटी? एमआरओ फैसिलिटी का मतलब जहां आप किसी चीज को मेंटेन करें, रिपेयर करें, उसको ओवरऑल करें। पर ये है किस चीज की? तो ये थी एयरक्राफ्ट के क्षेत्र की। किसकी? एयरक्राफ्ट के क्षेत्र की। और ये जो आपकी एमआरओ फैसिलिटी थी, इस एमआरओ फैसिलिटी को डेवलप करने में हेल्प कौन कर रही थी? फ्रांस। और फ्रांस की कौन सी कंपनी थी जिससे हमने राफेल खरीदा है? और उसका नाम क्या है? दसॉल्ट एविएशन। क्या नाम है उसका? दसॉल्ट एविएशन। और यही वो कंपनी है जिससे हमने क्या लिए? राफेल। पहले भी लिए थे और अभी 114 राफेल और ले रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रांस की। तो यहाँ पे कानपुर के अंदर ऑलरेडी एक एमआरओ की फैसिलिटी जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हो रही थी, उसके अंदर सपोर्ट कौन कर रही थी? फ्रांस की दसॉल्ट। और यहाँ चेन्नई के अंदर कौन कर रहा है? सिंगापुर। तो इसके अंदर जो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है पीएम सेतु के अंदर, कानपुर के अंदर, इसके अंदर भी फंडिंग कौन कर रहा है? तो इसके अंदर भी फंडिंग किससे आ रही है? फ्रांस के अंदर आ रही है। आप मेरी बात समझ गए? तो एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए। और जो चेन्नई का जो सेंटर है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का है। किसका है? एडवांस मैन्युफैक्चरिंग का। कुल मिला के आपको ये 5 सेंटर बिल्कुल पता होना चाहिए। उसके बाद अगर ये पता है आपको, बहुत अच्छी बात है कि चेन्नई में सिंगापुर फंडिंग कर रहा है, कानपुर के अंदर वैसे ही एमआरओ फैसिलिटी डेवलप हुई है, फ्रांस ने हेल्प करी है, तो वो तो वैसे ही हमें पता होना ही चाहिए। तो इसके साथ आपका ये लिंक हो गया। दूसरा, ये जो हमने 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया, ये सारा काम किया, इसके अंदर केवल और केवल भारत के जो 60,000 करोड़ हैं वही नहीं आ रहे। केंद्र सरकार 30,000 करोड़ दे रही है, राज्य सरकार 10,000 करोड़ दे रही है, जो इंडस्ट्री पार्टनर है वो 20,000 करोड़ दे रहा है। लेकिन जो केंद्र सरकार का 30,000 करोड़ का पैसा है उसके अंदर कहां गया केंद्र सरकार का? ये जो केंद्र सरकार 30,000 करोड़ रुपए पैसे दे रही है, इस पैसे के अंदर विश्व की 2 संस्थाएं हैं वो आपकी हेल्प कर रही है। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और दूसरे का नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो आप, ये आपका ऑटोमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ये दोनों आपके यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक है, अगर ये हम इसको देख रहे हैं फंडिंग कर रहा है, तो राजस्थान के संदर्भ में और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक अब ना सिर्फ हमारी पीएम सेतु योजना में, बल्कि इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, उसके अंदर भी तकरीबन 850 मिलियन US$ का हेल्प कर रहा है। एक स्कीम पीएम सेतु होगी, दूसरी आपकी पीएम सूर्य घर होगी, तीसरी एक पृथ्वी योजना है। ये पृथ्वी योजना पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम कर रही है। इसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन किसका है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और उससे भी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली हमारे यहाँ पर जयपुर के अंदर मेट्रो फेज 2 जिसका इनॉग्रेशन किया गया, जिसके अंदर कुल बजट लगभग 13,300 करोड़ के आसपास है। इस 13,300 करोड़ में राज्य सरकार 50% दे रही है और 50% केंद्र सरकार दे रही है। लेकिन इसको भी फंडिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से हो रही है, जिसके अंदर फंडिंग लगभग 6,500 करोड़ की किसकी है? वो आपकी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। तो ये 4 योजनाएं हैं जिसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा आ रहा है। तो मैंने आपको इसलिए बताई कि पढ़ तो रहे हैं, वहां पे सवाल आ गया कि ये योजना किसके द्वारा फंडेड है, तो फिर कैसे होगा? तो साथ में मौका मिला तो अपन ने 4 स्कीम देख ली। पीएम सूर्य घर, जो घरों के ऊपर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट के जो सोलर पैनल्स लगते हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा 1 किलोवाट के लिए 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट के लिए आपको टोटल 60,000 की सब्सिडी
और 3 किलोवाट के लिए आपको 78,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार की तरफ से मिलती है, और राज्य सरकार जो है उसके अंदर आपको अलग से 17,000 की सब्सिडी प्रोवाइड करता है। तो ये वो योजना है। पृथ्वी मैंने आपको बता दिया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे दे रहा है। पीएम सेतु की बात कर ली, और लास्ट के अंदर मेट्रो फेज 2 जो कि हमारा प्रहलादपुरा से लेकर के टोडी मोड़ तक है, ये जो इसके अंदर 36 रेलवे स्टेशन बनेंगे, इसी के अंदर 13,300 करोड़ की जो फंडिंग आ रही है उसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक हेल्प कर रहा है। अगर आपको जरूरत है इसकी फोटो ले ले, लेकिन ये सब चीजें याद रखें। डन। इसी के साथ आपने देख लिया पीएम सेतु को हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, जो मेन हमारे एम थे, टारगेट थे, कर लिए। अब आते हैं यहाँ पे, तो सर पीएम सेतु की तो बात कर ली, राजस्थान के संदर्भ में क्या था? अब ये जो पीएम सेतु है, स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी, कैसे सर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, कैसे लाओगे सर आईटीआई को डेवलप करेंगे, ये हो गया। इसके बाद देखो राजस्थान जो है नॉर्थ इंडिया में, किसमें? नॉर्थ इंडिया में इस स्कीम को लागू करने वाला कौन सा हो गया? पहला राज्य। लेकिन देश के अंदर कौन सा है? 5वां। तो देश के अंदर पहली पोजीशन किसने है जिसका बेनिफिट उठाया? मैंने अभी आपको बताया था, उसका नाम है आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर आर्सेलर मित्तल कंपनी है, उसने अपने यहाँ पर ऑलरेडी जो आईटीआईज है उसको डेवलप करने का काम शुरू कर दिया है। ये जो आईटीआईज हैं इनको आईआईटीज भी हेल्प करेगी, लेकिन आपको मैंने स्कीम होलिस्टिकली कंप्लीटली बता दी, कहीं भागने की जरूरत नहीं। एग्जाम में कैसा ही प्रश्न आए, इस स्कीम को आप 100% सही, और ये प्रॉब्लम सवाल है क्योंकि अभी रिसेंटली से इंप्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ है। नेक्स्ट, अब ये बता दिया मैंने आपको 1000 सरकारी आईटीआई संस्थानों का ये हम इसका आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? 200 प्लस 800, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। फंडिंग का पैटर्न 50% केंद्र दे रहा, 33% राज्य दे रहे हैं, और उद्योग 17% दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इसने गलत दिखा है। जो राज्य की फंडिंग है वो 17% है, उद्योग की फंडिंग है वो 33% है। मैंने आपको 30,000 करोड़ का दोनों का ब्रेकअप आराम से बता रखा है, जिसके अंदर 10,000 करोड़ कहां से आ रहे हैं? राज्य से, और बाकी इंडस्ट्री दे रही है। डन। फिर साथ ही के साथ इसके अंदर क्या है, राजस्थान सरकार ने अपने यहाँ पे 8 क्लस्टर बनाए। अब वो तो केंद्र की बात थी, 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 800 आईआईटीज हैं, लेकिन राजस्थान ने क्या किया है, राजस्थान इस पीएम सेतु योजना के अंदर अपने यहाँ पे उसने 8 क्लस्टर आइडेंटिफाई कर रखे हैं। क्लस्टर मतलब ये सर एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, यहाँ पे हमें इसके तहत काम करना है। और उसी के अंदर जो हमने सबसे पहला क्लस्टर जिसको अनुमोदित किया है वो आपका भिवाड़ी है। याद रखना, ये इसके अंदर भी पहला है भिवाड़ी, और दूसरा जो हमारा सलारपुर वाला एरिया है, सलारपुर रीजन, जो सलारपुर रीजन है उसको भी हमने हमारा जो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इसको हमने पहला क्लस्टर बनाया है, जिसके लिए खुद अश्विनी वैष्णव जी ने उसको इनॉग्रेट किया था। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट थी। तो ये पीएम सेतु योजना डन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर स्टिल आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आप डाल सकते हैं, नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, आई विल रेस्पॉन्ड पर्सनली। उसके बाद क्या है, या फिर हमारी टीम से कोई भी आपको रेस्पॉन्ड दे देगा। नेक्स्ट उसके बाद पीएम सुयोग याद रखें। सुयोग क्या है? पहली बात तो जो ये सुयोग योजना है, भारत सरकार की एक केंद्र के अंदर एक मेजर अभियान चल रहा है, और उस अभियान का नाम है माई भारत। लिखा है ये रहा, युवा भारत या माई भारत। और इस माई भारत के लिए एक पोर्टल बना रखा, उसका नाम माई भारत पोर्टल। माई भारत क्या है? माई भारत योजना एक सिंपल सी योजना है जिसके अंदर सरकार का क्या एम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। माई भारत योजना जो क्या है, माई भारत या युवा भारत, इसके अंदर सरकार का प्लान है कि जो 15 साल से लेकर के 29 साल के युवा हैं, और यदि इन युवाओं का किसी खेल के अंदर कोई रुझान है, खेल कोई भी हो सकता है, आप एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एनी गेम, अगर आप माई भारत पोर्टल पे जाएंगे तो वहां आपको लिस्ट मिलेगी, आपको पर्सनली अपनी डिटेल डालनी है और इसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोई भी खेल संबंधित युवा है और वो इस आयु वर्ग का है और वो चाहता है कि मैं भारत के अंदर किसी न किसी प्रकार से स्वयं को स्किलिंग के तहत आगे बढ़ाऊं, ताकि सरकार चाहती है कि 15 से 29 साल के युवाओं को हम भी ट्रेनिंग दें, प्रोत्साहन दें, फंडिंग दे, और उसके बाद उसका विकास हो सके और वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय हो सके, स्पोर्ट्स की दुनिया में भी अच्छा कर सके, कहीं जॉब मिले तब भी अच्छा कर सकते। तो इन युवाओं के लिए हम ये लेके आए। अब इसी प्रकार से इस युवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने क्या किया, एक सुयोग करके कार्यक्रम चलाया। सुयोग, सुयोग का फुल फॉर्म क्या है? आपको स्ट्रेंथन करना है। एस क्या है? स्ट्रेंथन करना है। वाई क्या है? आपको स्ट्रेंथन करके क्या करोगे? अपस्किल करेंगे। पहले आप स्ट्रेंथन करोगे, स्ट्रेंथन करके युवाओं की अपस्किलिंग करोगे। और ऐसा करना क्यों है? क्योंकि हमें एक ही लक्ष्य प्राप्त करना है। ये जो OG लिखा है इसका मतलब है वन लक्ष्य, स्ट्रेंथनिंग, अपस्किलिंग युवाओं को। कैसे? उसके लिए सर एक ही गोल है। तो ये यहां भी लिखा भी है, स्ट्रेंथनिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ यूथ विद वन गोल। ये तो हो गया आपके सुयोग का फुल फॉर्म। और ये जो योजना है इसको हमने किससे लिंक किया है? इसको लिंक किया हमने केंद्र सरकार की माई भारत योजना से। और ये जो माई भारत योजना है इसके लिए एक पोर्टल जो है उसका नाम क्या है? माई भारत पोर्टल। और ये जो योजना है ये क्या करेगी? ये जो युवा हैं जो स्पोर्ट्स में, खेल में रुचि है, उनको हम कर रहे हैं। अब ना सिर्फ ये
अब मुख्यमंत्री जी ने इसमें ये बोला, जब इन्होंने स्टार्ट करी थी बगरू विधानसभा क्षेत्र से, तो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि हम क्या करेंगे, हमारा प्लान है कि हम राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर जिले के अंदर एक युवा सुयोग करके एक हम गठन करेंगे वहां पर, और उस युवा सुयोग बल के माध्यम से हम जो गांव के स्तर पर, विलेज के लेवल पर भी और नगर निगम के लेवल पर भी जो भी युवाएं हैं 15 साल से 29 साल के, उनको मौका देंगे ताकि वो माय भारत से और युवा सुयोग का बेनिफिट उठा सके। तो आई होप आप समझ गए इसका किससे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताना भूल गया, ये जो स्कीम है, कौन सी स्कीम है आपका, युवा सुयोग, ये जो स्कीम है आपकी, इस स्कीम के अंदर जो आपका मिनिस्ट्री है वो यूथ मंत्रालय है। कहाँ मेंशन था, ये रहा। तो इसका कौन सा मंत्रालय है, यूथ मंत्रालय, यूथ मिनिस्ट्री, यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एक साथ ही आती है। तो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, वो माय भारत को भी देख रही है, और इसी को हमने लिंक किससे कर रखा, सुयोग से। मुख्यमंत्री जी ने इसको बगरू से स्टार्ट किया था, और साथ के अंदर 15 से 29 साल के जो युवा हैं उनके लिए है, खेल के प्रति उनका आकर्षण बढ़ाना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाकर के हमको इनकी कमिटीज गठित करनी है, उन कमिटीज के माध्यम से पंचायत के, नगर निगम में, जहां भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे अर्बन का हो चाहे रूरल का हो, जिस भी युवा को मौका चाहिए उसको हम गेम्स में या फिर उनको स्किलिंग करवाने में आगे लेके जाएंगे। तो ये एक दूसरी स्कीम थी, दोनों बात कर ली हमने। इस प्रकार से 2 मेजर स्कीम थी, हमने दोनों की बात कर ली। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये 1-2 बातें हो गई, पीएम सेतु का और युवा सुयोग का, दोनों रिसेंटली की है, तो दोनों के प्रश्न आने की संभावना ज्यादा है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की और कौन सी न्यूज है। तो अब क्या हुआ, आप जानते हैं कि हमारे पास, हमारे यहाँ पे एक कंसेप्ट चलता है। अभी जो सब इंस्पेक्टर का 2025 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक पेपर था आपका 4 तारीख को, 5 को, एक था 6 तारीख को। तो दोनों ही दिन इसी कंसेप्ट से सवाल पूछा गया। उसके अंदर सवाल क्या पूछा गया, थोड़ा सा बता देता हूं। पहला जो सवाल था वो था कि सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी किसे कहते हैं, एक तो ये, और दूसरा दिन था उसके अंदर पूछा था कि ट्रिपल आर का मतलब क्या होता है। तो कुल मिला के ये दोनों बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब ऑलरेडी प्रश्न आ चुका है, सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का इस पे जोर है, तो उससे दोबारा पूछे। ट्रिपल आर का मतलब तो था रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ठीक है, तो ये 3 नाम थे जो ऑलरेडी ऑप्शंस में दे रखे थे। ये तो ट्रिपल आर थी। और दूसरा सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, वही था कि किस प्रकार से हम वेस्ट को यूज करें, उसको कम इस्तेमाल करें, उससे कोई नई चीज बना लें, उसका संधारणीय जो उसका यूज करना है वो ढंग से हो चुके, उसका कलेक्शन सही हो। तो ये बात करी। यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जयपुर के अंदर हम जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट से वंडर पार्क हमने पहले बनाए। कहाँ बनाए, तो सर एक मेजर, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, मानसरोवर जो है, अगर आप कभी विजिट किए हैं तो मानसरोवर के अंदर आपको वेस्ट से पार्क बना हुआ दिखेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी के साथ हमारा प्लान है कि हम जयपुर के अंदर 3 मेजर गेट्स हैं, 3 मेजर गेट जहां पे न्यू जयपुर का जो एरिया डेवलप किया गया है, वहां पर अपन 3 नए पार्क बना रहे हैं। ये तीनों पार्क किससे बनाएंगे, वेस्ट मटेरियल से। इसके अंदर हेल्प कौन कर रहा है, तो सबसे पहले तो भारत सरकार की योजना है जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन का भी कौन सा वेरिएंट है, 2.0। इसके अंदर जयपुर की नोडल एजेंसी कौन सी बन रही है, जयपुर का नगर निगम, यानी कि जयपुर जो हेरिटेज है वो, और साथ ही साथ जो जेडीए है उसने भी बोला है कि इसी थीम के ऊपर मैं भी काम करूंगा। अब इसके अंदर कर क्या रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट पड़े होते हैं, जो डंप यार्ड के अंदर कचरा पड़ा है, उस कचरे का इस्तेमाल लेना है, जैसे जो भी कबाड़ पड़ा है उसका इस्तेमाल करना है। आपको रचनात्मक तरीके से उन अपशिष्ट के लिए कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बना करके वहां पार्क बनाइए, गेट बनाइए, कैसे न कैसे इस्तेमाल किए, चाहे वो कांच हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे कोई प्रकार की धातु हो जिसका कोई यूज नहीं है, लेकिन उस वेस्ट से हम कोई अच्छी चीज कैसे बना सकते हैं, ताकि जनता को, युवाओं को और इंडस्ट्री वालों को भी एक अच्छा ज्ञान मिले, मौका मिले, और वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ, ट्रिपल आर की तरफ। और ट्रिपल आर का कंसेप्ट तो आगे बढ़ चुका है, आज वर्तमान में 6R हो चुका है ऑलरेडी। हमारे निर्मला सीतारमण मैम है, उन्होंने 6R का कंसेप्ट दे दिया है। तो ये बात है, इसके अंदर आपको मैं डिटेल में बताता हूं। ये आप ये पिक देखो, उससे समझ जाएंगे। तो क्या हो रहा है, कच्चा माल पड़ा है, लोहे का कबाड़ पड़ा है, आपने कोई ह्यूमन फिगर बना दिया, पार्क के अंदर रख देते हैं, बच्चों के खिलौने,
टायर्स होते हैं पुराने, उससे कुछ यूज ले लिया, या फिर आपके पास कोई पुराने टायर पड़े हैं, देखो आपने कैसे बना दिया। अगर आपने मेक इन इंडिया के जो लोगोज देखे होंगे, जो लॉइंस बने हुए हैं वो सारे के सारे लोहे के बने हुए हैं, तो वो एक बहुत अच्छी थीम हो गई। दूसरा, अगर कांच वगैरह है तो उससे कई बार लाइटिंग वगैरह के लिए आप उस कांच का इस्तेमाल करके बहुत बढ़िया तरीके से इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो टोटल इसकी थीम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसी थीम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ये कि आपके पिंक सिटी के अंदर 3 नए गेट। सवाल यहां से आएगा, सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, ट्रिपल आर क्या है, 6R क्या है, यहां सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद सवाल ये आएगा कि अभी पिंक सिटी के अंदर 3 नए गेट की बात करिए तो ये वेस्ट प्रोडक्ट से बनाएंगे, इसीलिए मैंने पहले आपको वो बताया। और इससे हम क्या करते हैं, हमारा जो सांस्कृतिक मानचित्र उसको इंप्रूव करेंगे। योगदान कौन कर रहा है, जेडीए कर रहा है जयपुर के अंदर इन गेट वाले काम के अंदर। और जो पार्क बनाने होंगे उसके अंदर कौन करेगा, तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम है। तो जयपुर हेरिटेज का नगर निगम का रोल कहां है, पार्क बनाने में, जबकि जीडीए का काम कहां है, इन गेट बनाने। अब ये जो गेट कहां बन रहे हैं, तो 3 है। एक दिल्ली कोंडा मोड़ है, वहां बनेगा। दूसरा आपका घाट की गुणी वाला टोल प्लाजा है, वहां बनेगा। और लास्ट वाला गंगा मार्ग है, ये जो गंगा मार्ग वाला न्यू जयपुर वाला जो एरिया है कंप्लीट, वहां बनेगा। तो ये तो आपने देखा है जो अपना ये जयपुर में मेन जो ये एरिया है अपना जोटवाड़ा खातीपुरा का, तो खातीपुरा जो रेलवे स्टेशन है उसके पास वाला जो मार्ग है वहां पे इसका काम किया जाएगा। अब जो दिल्ली गोंडा मार्ग है इसको हमने थीम दी है, उसका नाम है खमागणी। उसके बाद जो घाट की गुणी वाला उसकी थीम दी है वो है लहरिया। और तीसरा जो गंगा मार्ग वाला बनाया है उसकी थीम दी पधारो हमारे देश। तो ये जो अलग अलग थीम देकर के अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे हम ये 3 बार बनाए। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम की है, कंसेप्ट मैंने बता दिया, लेकिन इसके साथ फिर भी आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। 3R क्या है, 6R क्या है, और सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, और वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, हालांकि ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन RS प्री के अंदर पिछली बार पूछा था और आगे वापस क्या पता रिपीट हो जाए, उसके बाद कुछ अपडेट भी हुआ इसके अंदर। तो RS प्री हुआ था, उसके अंदर सवाल आया था कि कौन सा गांव है, इसके अंदर आंधी गांव ऑप्शन में था। तो जयपुर के पास में ही आंधी गांव है, जिसको हमने वेस्ट जो मटेरियल पड़ा है उस वेस्ट मटेरियल से कैसे हम एनर्जी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, उसकी तरफ स्विच किया था वेस्ट को डिस्पोज करने का। दूसरा, इसके बाद एक आपका गांव है उसका नाम है गुंडी फतेहपुर, गुंडी फतेहपुर, और ये जो गांव है आपके कोटा के अंदर है। तो यहां पर भी सेम हम वेस्ट से ही आगे बढ़ करके इन चीजों को जनरेट करें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट गांव है वो है जमवा रामगढ़। तो जमवा रामगढ़ है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम सेम उसी वेस्ट को इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं, ये अपना जयपुर के अंदर हो गया। तो कुल मिला के ये जो तीनों गांव के नाम लिए, आंधी, गुंडी फतेहपुर और जमवा रामगढ़, ये तीनों की तीनों वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करने में पाइनियर है भारत के अंदर। तो इन तीनों का नाम तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए। ये दोनों लास्ट 4 महीने के अंदर डेवलपमेंट में आए हैं, और जो ये था वो लास्ट ईयर डेवलपमेंट में आया था, जिसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये गांव चूज किया था, आंधी गांव। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने बता दी, तो ये बात हो गया। बाकी मानसरोवर पार्क तो जयपुर के अंदर है ही, जिसके बारे में जानते हैं। तो ये अपनी थीम खत्म होती है, दिल्ली कुंडा मार्ग, घाट की गुणी और गंगा मार्ग। थीम कौन सी है, खमागणी, लहरिया और पधारो मेरे। इसको आपको जरूर याद रखना है। इसमें काम कौन कर रहा है, जेडीए काम कर रहा है। अब दूसरा, हालांकि मिस राजस्थान क्या अगर सरकारी संस्थाएं कोई काम करती है तो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा होती है। हालांकि जो हमारा फ्यूजन ग्रुप है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, तो इसका आयोजक फ्यूजन ग्रुप है। और मिस राजस्थान इस बार कौन बनी, आपकी श्रीजा गुप्ता। फर्स्ट रनर अप कौन थी, तो वंशिका नूनिया, और सेकंड रनर अप कौन थी, तो सगुन राठौड़। तो ये 3 नाम आप याद रखें ना रखें, लेकिन ये 2 नाम आप जरूर याद रखें, श्रीजा गुप्ता और वंशिका नूनिया। और साथ में ये जो ऑर्गेनाइजर कौन थे, तो फ्यूजन ग्रुप था। तो ये आपको ध्यान रखना, बाकी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कहीं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन टफ पेपर्स आते हैं आजकल, तो अगर आपको पता होता तो ठीक रहता है। अब कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक साथ जो मेन क्रक्स है, जहां से इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है फैक्चुअल। तो सबसे पहले आप ये देखो हमने क्या किया है, REE का मतलब क्या होता है। R है आपके रेयर अर्थ एलिमेंट। किसे कहते हैं सर, रेयर अर्थ एलिमेंट। तो रेयर अर्थ एलिमेंट वो एलिमेंट है जो आप जिनसे प्रकृति के अंदर आपको कोई चीज मिली, उससे बहुत मुश्किल से बहुत ही कम मात्रा के अंदर उसमें से आपको एलिमेंट मिलता है, तो वो रेयर अर्थ है। तो यानी कि उसका प्रोसेसिंग करना, उससे कोई चीज प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो होता है रेयर अर्थ। क्रिटिकल मिनरल अलग है। क्रिटिकल मिनरल जैसे कि भारत के लिए मान लीजिए कोबाल्ट है सर, वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कोबाल्ट हमारे यहाँ होता ही नहीं मान लीजिए, और कोबाल्ट को हम कहां से लेके आते हैं, साउथ अमेरिका से लेके आते हैं। तो हमारे लिए कोबाल्ट क्रिटिकल हो गया।
या फिर जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसको एपीआई चाहिए, भाई उसके अंदर केमिकल चाहिए फॉर्मूला, तभी तो आप दवाइयां बनाओगे। तो वो दवाइयां बनाने के लिए एपीआई के ऊपर 90% कंट्रोल किसका है? चाइना। भारत के पास तो है नहीं, तो भारत को लाना किससे? बाहर की दुनिया से। जो अपन बाहर की दुनिया से लेके आ रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मिनरल बोलेंगे। तो ये रेयर अर्थ जो हमने बात कर ली। अब रेयर अर्थ में क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे 2 गांव है, एक का नाम है नवातला नाम है इसका, और दूसरा है देवीगढ़। ये जो दोनों गांव हैं, इन दोनों गांव, ये दोनों कहां है? सिवाना के अंदर। इन दोनों गांव में हमने क्या किया है? रेयर अर्थ एलिमेंट का ऑक्शन किया है। तो भारत में पहला ऐसा कोई स्टेट बना है जिसने अपने यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट के एक्सट्रैक्शन के लिए उसका जो आवंटन किया है, और वो कौन सा है? राजस्थान। और ये कहाँ किया हमने? नवातला और देवीगढ़ गांव जो कि सिवाना के अंदर है। और सिवाना आप जानते हैं, हमने सिवाना को रेयर अर्थ के लिए एक तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात करी वहां पे, और इसी को हमने जो आपका ये जो है इसको रेयर अर्थ का रिंग कॉम्प्लेक्स भी बोला है। क्या बोला इसका? रिंग कॉम्प्लेक्स। तो किसको बोला है? सिवाना की पहाड़ियों को। तो यहाँ पे मिलने की एक संभावना है। तो काफी पुरानी पहाड़ियां यहाँ पर, तो इसलिए हमको रेयर अर्थ मिल रहे हैं। तो इसमें हमारी रैंक कौन सी? फर्स्ट है। दूसरा जो कंपनी जिसको लाइसेंस मिला वो CMPDI है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी प्राइवेट कंपनी है जिसके तहत इनको ये मिला है। डन। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हुआ है कि देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर, जिसको आप एक्सप्रेस वे कहते हो ना, एक्सप्रेस वे। अब ये जो भारत के अंदर जितने भी एक्सप्रेस वे हैं, उन एक्सप्रेस वे से 25% एक्सप्रेस वे किसके पास है? राजस्थान के पास। तो जब 25% एक्सप्रेस वे का निर्माण ही राजस्थान के अंदर हुआ है, तो हाईएस्ट एक्सप्रेस वे के अंदर हमारी रैंक कौन सी है? फर्स्ट। ये भी आपको ध्यान रखना है। डन। उसके बाद आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट न्यूज कौन सी है आपकी? ये जो खनिज ब्लॉक होते हैं उनके आवंटन को लेकर के जो ई नीलामी का हमने काम शुरू किया है, क्योंकि देखो खनिज को बांटना करप्शन के इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कैसे 2G का घोटाला हुआ था, बहुत सारे कोयला घोटाला हुआ। तो अब सरकार उसके बाद ई ऑक्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रही है। अब जो इस ई ऑक्शन की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान सरकार ये जो हमारे खनिज के ब्लॉक्स हैं, माइनर ब्लॉक्स हैं, इनके आवंटन में पूरे भारत के अंदर फर्स्ट रैंक है हमारी खनिजों वाली श्रेणी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद आप जानते हैं कि भारत टैक्सी, तो भारत टैक्सी क्या है पहले तो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद बात करते हैं। तो अपन पहले भारत टैक्सी देखते हैं। क्या है भारत टैक्सी? हमारे यहां पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय, और ये जो सहकारिता मंत्रालय है इसको अभी अमित शाह जी हेड कर रहे हैं। और इसी सहकारिता मंत्रालय ने अभी एक प्रोग्राम भी चलाया जिसका नाम है सहकार से समृद्धि। ओके, भारत टैक्सी जो है आपके यहाँ पे आप जानते हैं, हम जानते हैं ओला, उबर, रैपिडो, ऐसी बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं जो आपको 2 व्हीलर 3 व्हीलर राइड के लिए प्रोवाइड करती है। तो भारत सरकार ने बोला कि ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं, इन ये कंट्रीज क्या करती है, जो हमारे वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती है, पूरा पैसा नहीं मिलता। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सहकारी मॉडल पर, जैसे अमूल बना, जैसे राजस्थान के अंदर इफ्को का बहुत बड़ा बेस है, इफ्को बना, तो वैसे के वैसे हम भारत टैक्सी बना रहे हैं। तो भारत टैक्सी के माध्यम से, जिसको सहकारिता मंत्रालय चला रहा है, इसके अंदर जो ड्राइवर होगा वो 500 रुपए पे करेगा। कितना? सिर्फ 500 रुपए। 500 रुपए आप पे करके आप सारथी बन जाओगे, और आप सारथी यानी कि ओनर हो भारत टैक्सी के। और दूसरा, इसमें कस्टमर को क्या फैसिलिटी है, जहां पर कई बार क्या होता है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट ट्रेवल करते हो तो ये लोग आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये जब ये देखते हैं कि पीक टाइम है तो उस टाइम ये प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो जो फैसिलिटी है, इससे इन कंपनियों को फायदा होता है, और जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनको फायदा नहीं होता है। तो सरकार ने बोला इससे लोगों का नुकसान है, तो हम भारत टैक्सी के अंदर जो पीक टाइम होता है उसके अंदर जो प्रीमियम रेट्स बढ़ाते हैं, वो कंसेप्ट भारत टैक्सी के अंदर खत्म कर दिया। अब इंडिया के अंदर ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था दिल्ली के अंदर, और उसके बाद हमने गुजरात में स्टार्ट किया, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर हमने इसको इनिशियली अभी स्टार्ट किया है। और इस प्रकार से ये हमारा पहला सहकारी मोबिलिटी का प्लेटफॉर्म बनाने वाला देश का पहला मॉडल हो गया है। कौन सा? यहाँ पे आपका राजस्थान, क्योंकि जो गुजरात के अंदर लॉन्च किया और जो दिल्ली के अंदर लॉन्च किया वो केंद्र सरकार ने किया था। यहाँ पे राजस्थान की सरकार ने इसको लॉन्च किया है जयपुर के अंदर SCM रिपा से, और यहाँ पे जो चालक होंगे वो ड्राइवर नहीं होगा, वो सारथी होगा। तो ये भारत टैक्सी जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपसे बात पूछी जा सकती है। तो ये हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं फिर।
ये आप जब चाहिए तो आप इसकी, वैसे आपको पीडीएफ वहां मिल जाएगी चैनल के ऊपर, लेकिन ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक तो हमारी योजना जिसका चल रहा है सहकार वन, और दूसरी की बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो क्या है सहकार वन? अरावली की तलहटी के अंदर एक गांव है जिसका नाम है सुमेल, और ये जो सुमेल गांव है, इस सुमेल गांव में लगभग 64 एकड़ जमीन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। ये जो पौधे लगा रहे हैं वो किस तकनीक से लगा रहे हो, उसका नाम है मियावाकी। मियावाकी की तकनीक क्या है? मियावाकी तकनीक के अंदर आप एक छोटे से एरिया में, ये एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर भी हो सकता है, ये एरिया आपका 100 स्क्वायर मीटर भी हो सकता है, इस एरिया में आप बहुत सारे पेड़ लगाते हो, दबा के पेड़ लगाते हो। जितनी इस एरिया की कैपेसिटी है उससे ज्यादा पेड़ लगाते हो। क्यों लगाते हो? ऐसा माना गया है कि कंपटीशन की भावना से ये जो एरिया है इसके अंदर पौधों की ग्रोथ ज्यादा अच्छी होती है। दूसरा, कई बार क्या होता है, जो अर्बन शहर होते हैं वहां जगह होती नहीं है, तो कम एरिया में ज्यादा पेड़ लगाओ। वो भी एक नया कंसेप्ट है। ये टेक्निक हम कहां से लाए? तो ये टेक्निक लाए जापान से, और जापान की ये मियावाकी टेक्निक है, इसको हम फॉलो ऑलरेडी कर रहे थे अर्बन प्लांटेशन के अंदर। अभी जो सहकार वन योजना है इसके अंदर सुमेल गांव का 64 एकड़ एरिया है, वहां पर हम मियावाकी टेक्निक का इस्तेमाल करके पौधे लगाएंगे, दबा के प्लांटेशन होगा। ये एक हमारी इस योजना का नाम क्या रखा है? सहकार वन, इसका याद है। और इसको करने वाला कौन है? जेडीए, फिर अमूल और एनसीसीएफ, ये तीनों के तीनों मिलकर के इसको मेंटेन करेंगे, इसमें प्लांटेशन करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना होगी सुमेल गांव, इसलिए ध्यान रखना। फिर दूसरी है आपकी फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। किस चीज का सर? तो आप जानते हैं ऑलरेडी एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? तो सौर गठबंधन। ये जो सौर गठबंधन है इसके अंदर दुनिया के बहुत सारे देश हैं, भारत के अंदर गुड़गांव के अंदर इसका सेंटर है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर हम आज ही बहुत सारी कंट्रीज को ऐड कर रहे हैं और बहुत सारे मेंबर्स को जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है राजस्थान सरकार ने, और उस एग्रीमेंट का नाम है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। क्या है ये एग्रीमेंट? इस एग्रीमेंट के तहत राजस्थान सरकार ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर कैसे हम जो हमारी बिजली है उसकी जरूरत है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, इसके लिए बातचीत करेंगे। किससे? आईएसए से, इंटरनेशनल सोलर अलायंस से। और उसके तहत साल 2035 तक जो हमारी ऊर्जा की जरूरतें हैं उसको कैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे लेके जाएं, और कैसे जो हमारे जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड ऊर्जा के संसाधन है उसका सीमित प्रयोग करें। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क फॉर जो एक्शन है वो राजस्थान पहला राज्य बना है जिसने आईएसए के साथ एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट का नाम ये है, और इसका मेन मुद्दा क्या है कि हमको ऊर्जा के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे अपने यहाँ पे लागू करना है, उसके लिए हमारा प्लान है। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, उसी के साथ एक और चीज, थोड़ा सा 1 सेकंड पानी पी लो, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। हाँ जी, अब देखो आगे। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात क्या थी, होना क्या वाला है कि आप जानते हैं कि 1972 के अंदर 5 जून को स्वीडन जो कंट्री है जहां रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट भी करी, इस स्वीडन कंट्री का शहर है जिसका नाम है स्टॉकहोम। ठीक है, क्या नाम है उसका? स्टॉकहोम। इस स्टॉकहोम में एक बातचीत हुई थी जिसको हम स्वीडन एग्रीमेंट भी कहते हैं, और इसको यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन एनवायरनमेंट की मीटिंग भी कहा जाता है। तो इसीलिए इसको हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये पहली बार पर्यावरण को लेकर के कोई विश्व के अंदर बातचीत हुई थी। अब इसके बाद 20 साल बाद 1992 के अंदर रियो डी जेनेरियो, जो कि कहाँ है? ब्राजील के अंदर है, यहाँ पर दोबारा बात हुई थी जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, और इसको हम अर्थ समिट भी कहते हैं। ये जो आपका रियो समिट या अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जहां बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, यहां इस 1992 की मीटिंग से 2-3 बहुत बड़े बड़े इवेंट निकल के आए। बेसिकली 4 इवेंट थे। पहला था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता को लेकर के। तीसरा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। तो पहले जो पर्यावरण की समस्या उससे लड़ने के लिए, दूसरा जो जैव विविधता की समस्या उससे लड़ने के लिए, तीसरा जो मरुस्थलीकरण की समस्या उसको रोकने के लिए। और साथ के अंदर एक हमने प्रोग्राम चलाया था जिसको बोला था एजेंडा 21,
कि जो 21वीं सदी चल रही है इसके अंदर जो समस्याएं हैं उसका निराकरण कैसे हो जाएगा। तो ये मेजर बातें थी, आप इसको देख लें। अब हुआ क्या, ये जो UNFCCC है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसकी जो मीटिंग होती है वो हर साल होती है, उसको हम बोलते हैं कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी मीटिंग होती है जैव विविधता वाली, ये भी होती है, इसको भी बोलते हैं कोप, लेकिन ये कब होती है, हर 2 साल में। ठीक है, हर 2 साल के अंदर होती है। 1 सेकेंड, हाँ आपको दिख ही रहा होगा, आई होप विजिबल है, अगर नहीं इश्यू है तो प्लीज बताएं। हाँ, तो UNFCCC की मीटिंग होती है हर साल, जिसको हम बोलते हैं कोप 1 से लेकर के 31 जो रिसेंटली हो रहा है आपका, इस बार होगा, वो होगा आपके इसमें टर्की के अंदर अंतोलिया में। उसके बाद जैव विविधता वाला ये भी कोप है, और ये जो कोप है ये 2 साल के अंदर एक बार होता है, तो इसकी मीटिंग 1 से लेके अभी 17वां चल रहा है। फिर आ गया UNCCD जो कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, तो ये इसका भी होता है कोप, 2 साल में एक बार होता है, और इसका भी कोप अभी कौन सा चल रहा है, 17। तो इसको लेकर पहले तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। अब दूसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज वाली जो बात करी हमने, ये क्या है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 सेकेंड, हाँ ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जो ये कोप 31 है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर देख लें, कोप 26 कहां हुआ, कोप इसका 27 कहां हुआ, कोप इसका 28 कहां हुआ, कोप इसका 29 कहां हुआ, कोप इसका 30 कहां हुआ, और कोप आपका 31 कहां हुआ। क्योंकि रिसेंटली कई बार एग्जाम में मिलाने के लिए भी आपको ये दे देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कोप 31 इस साल होगा, साल 2026 के अंदर। तो ये कौन से साल के हैं। अब ये जो मीटिंग है वो कहाँ हो रही है, तो मैं इसको आपको यही मेंशन कर देता हूँ, वापस नए पेज पे लिखते हैं। जो कोप 26 हुआ वो हुआ था आपका ग्लासगो, और ग्लासगो कहाँ है सर, ये यूके में है। यहाँ पे कौन गए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। क्या किया था वहां पे जाके, इन्होंने पंचामृत की घोषणा की थी, जिसके अंदर बोला था एक पंचामृत ये था कि हम नेट जीरो हो जाएंगे प्रदूषण में 2047 तक। एक बात करी थी ये उन्होंने, डन। उसके बाद आपका कोप 27 हुआ, ये हुआ आपका शर्म अल शेख, और ये शर्म अल शेख कहां पे है, तो ये शर्म अल शेख जो है ये है सर आपका इजिप्ट में, डन। फिर हुआ आपका कोप 28, ये कहां सर, तो ये है आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, कहां हुआ था, दुबई में। दुबई एक शहर है, यूएई एक कंट्री है। उसके बाद हम गए थे कोप 29, तो कोप 29 कहां हुआ, तो सर ये हुआ बाकू में। बाकू कहां है, तो अजरबैजान, क्लियर है। उसके बाद इसके बाद जो बच्चों हुआ वो था कोप 30, और ये कहां हुआ, ये हुआ आपका बेलम में, और बेलम कहां है, ब्राजील। और इस साल 2026 का जो आपका कोप 31 होगा, ये कहां होगा, तो कोप 31 होगा आपका अंतोलिया, और अंतोलिया कहां है, ये है आपका टर्की। अब मैंने शहर के नाम भी इसलिए लिखे क्योंकि जो SI 2025 का एग्जाम हुआ था अभी, उसके अंदर इसके शहर का नाम लिखा हुआ था, कंट्री का नहीं लिखा हुआ था। और आप समझ सकते हैं, मैंने आपको इसलिए बताया पिछली स्लाइड के अंदर, अगर आप थोड़ा सा सिंसियरली इसको समझें कि जो बात कर रहे हैं 1992 की, जहां से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात उठती है, और इसके अंदर सर कोप की मीटिंग होती है, हर साल होती है, और कोप 26 से लेके कोप 31 कहां हुए हमें पता होना चाहिए, जो कि अगली स्लाइड के अंदर मेंशन है, तो आप वहां से उसकी पिक ले लेना, अदरवाइज डाटा शेयर किया तो वहां से आप रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, 1992 के अंदर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करी, तो अगर UNCBD की बात करोगे तो इसका कोप जो होता है हर 2 साल में एक बार होता है, कोप 1 से लेके कोप 17 तक इसकी बात। अब जो आपने ये कोप 17 बोला है, इसकी भी अभी ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइज हो रहा है इसी साल, कोप 17, इसकी भी अलग से बात करेंगे हम। उसके बाद जो आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो हमने 1992 के अंदर संस्था बनाई, उसका भी कोप 17, ये भी 2 साल के अंदर एक बार हो रहा है, और इस बार इसका कोप 17 वो भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसकी बात करेंगे ये कहां हो रहा है। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि इसके बारे में स्पेसिफिक आपको पता होना ही चाहिए।
अब चूंकि ये तो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, तो अगर आपको थोड़ा सा अगर लगता है कि हाँ मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप हमारे किसी इनरोल कोर्स के अंदर भी लेकर के एनवायरमेंट वगैरह के बारे में जान सकते हैं। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, हालांकि हम तो करंट में करवा रहे हैं, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। फिर उसी के साथ में एजेंडा 21 है। एजेंडा 21 क्या था? अब जो कोप 17 जैव विविधता का और कोप 17 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, दोनों के परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं, यूएनसीसीडी की बात करते हैं पहले। क्यों बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन कहां से बना सर? 1992 के रियो समिट या अर्थ समिट से। अब इसके अंदर कोप होते हैं, हाँ होते हैं सर। कोप 1 से लेके कोप 17 की बात करी। अब सारे कोप याद करना कोई समझदारी तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अभी जो आपका कोप 17 जो हो रहा है, कोप 17 जो हो रहा है, ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उलान बटार। कहां है सर उलान बटार? उलान बटार है मंगोलिया में। एक बात तो ये हो गई। और इसी कोप 17 का हमने एक प्री कोप ऑर्गेनाइज किया, मतलब कोप से पहले कोप इंडिया ने करवाया। वो कहां कराया? राजस्थान में, हमारे चूरू में। ये एक आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट होगी। उससे बड़ी बात है, इस बार जो आपका यूएनसीसीडी जो उसकी थीम है वो है 4R। कितने हैं? 4R। अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा, इसको अलग से वापस देखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल जब पढ़ेंगे तो वहां ये चीज आएगी, तो वापस डिस्कस करेंगे। तो ये 4R है। उसके अंदर जो पहला R है वो है आपका रेंज लैंड। क्या नाम है उसका? रेंज लैंड। और रेंज लैंड को हम क्या कहते हैं? चारागाह। और इस चारागाह के नाम से हमारे यहाँ पे अगर रिसेंटली अगर आपने देखा, जैसलमेर के अंदर से ओरण को बचाने के लिए एक यात्रा निकली गई थी, और वो यात्रा हमारी विधानसभा तक फिर दिल्ली तक गई थी। उसके अंदर जो एक थे उनका नाम था सुमेर सिंह। इनको यूनाइटेड नेशन सीसीडी का रेंज लैंड अवार्ड है वो इस साल दिया जा रहा है, और इसके लिए इनको उलान बटार में आमंत्रित किया गया है। तो ये जो पर्सनैलिटी है सुमेर सिंह, इनको चूज किया गया। और किस लिए किया? अब ये पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट हो गए। अब ये पर्सनैलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसने करीब करीब इन्होंने 10,000 हेक्टेयर जो देगराय ओरण है, और ये देगराय ओरण कहां है? तो ये देगराय ओरण है जैसलमेर। इस ओरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और इसीलिए जो इनको अवार्ड दिया जा रहा है उसका नाम है रेंज लैंड अवार्ड। और कहां दिया जा रहा है सर? कोप 17। कहां हो रहा है ये? उलान बटार में। कौन सा कोप है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। क्योंकि कहीं ना कहीं इस देगराय ओरण के संरक्षण के माध्यम से इन्होंने जो मरुस्थलीकरण को रोकने में हेल्प निभाई है, क्योंकि हम जानते हैं ओरण जो है वो प्राकृतिक संरक्षण का बहुत बड़ा एक अवसर प्रदान करता है, जिसको इंग्लिश के अंदर सेक्रेड ग्रूव्स भी कहते हैं या उपवन भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट बहुत जरूरी था। हालांकि इसे 4-5 सवाल निकल गए, पर मेरा ये कहना है कि मैंने आपको एक न्यूज बताई ताकि आपने उसमें सारी चीजें समझ ली और अपना काम उससे बन जाए। मेन अपना टास्क यही होना चाहिए। तो हम कहां थे सर? डिस्कशन किया था हमने यहाँ पर, जिसके अंदर सहकार 1 हो गया था, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हो गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसी के अंदर मैंने आपकी मेंशन कर दिया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्बार्टिफिकेशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन के लिए कोप 17 का हमने एक प्री कोप कराया। कहाँ करवाया? चूरू के अंदर। उसी के साथ एक और चीज ये है कि गंग नहर जो गंगा सिंह जी लेके आए थे 1927 के अंदर, और इसका जो इसको 1926 में लाए थे, 27 के अंदर जो क्या पानी वगैरह पहुंच गया था, इसको 100 साल हो गए। अब इस 100 साल के लिए हम 1 साल का प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा करी थी। इसके बारे में वैसे भी आगे और आएगा, बात करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट और अपडेट है कि 100 साल किसको हो गए। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि वरना बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी, तो फिर आप कहोगे सर करंट से हम कहां से कहां पहुंच गए। बट बिलीव मी, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आज के टाइम पे जो हमारे पेपर्स आ रहे हैं उसके अंदर आपको इसी प्रकार से ज्ञान लेने की जरूरत है, तभी आप प्रश्न कर सकते हैं। वरना आइसोलेटेड मैगजीन देख करके आप टेस्ट सीरीज के अंदर नंबर लगाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो आरपीएससी पेपर पूछेगी, जो आरएसएमबी के सवाल आएंगे, वहां तो आपको अपना बेस्ट देना पड़ेगा। और वो बेस्ट इसी प्रकार से देते हैं, चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, आपके टेस्ट में होनी चाहिए, चीजों को कनेक्ट करना चाहिए। खाली रटने से भी काम नहीं चलेगा, समझना भी बहुत जरूरी है। यही बेसिकली हमारी थीम तो यही है। अब बात करते हैं EFIR के बारे में, साइबर सुरक्षा। आप जानते हैं साइबर फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो हो क्या रहा था, पहले एक कंसेप्ट ये था, अगर मान लो किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, तो अगर आपके पास साइबर फ्रॉड हुआ है और वो साइबर फ्रॉड अगर आपका 5 लाख से ज्यादा है, कितना? 5 लाख ज्यादा है,
तो उस कंडीशन में आप आपकी FIR है ऑनलाइन भी जाकर के कर सकते थे। लेकिन सरकार ने बोला था आजकल छोटे मोटे फ्रॉड भी होने लगे, तो अब ये जो 5 लाख की सीमा थी इसको घटा के कितना कर दिया गया, 1 लाख। अब 1 लाख से ज्यादा अगर किसी के साथ भी साइबर धोखाधड़ी होती है, फोन से जो आजकल जितने प्रकार से फिशिंग वगैरह के मेथड से तो आपसे पैसे निकाल ले जाते हैं अकाउंट से, चाहे OTP लेते हैं चाहे नहीं लेते हैं, आपको लिंक्स भेज करके। वैसे तो बहुत अच्छा और अवेयरनेस का टॉपिक है, जनता को मालूम होना चाहिए। लेकिन जो ये 1 लाख से ऊपर अगर आपके पैसे फ्रॉड में गए हैं, साइबर फ्रॉड में, तो उसके लिए सरकार ने बोला है कि अब 1930 नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर जो हमारा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उसके ऊपर जाके आप ऑनलाइन अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। और जब ये आप ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज करोगे इसका मतलब आपको तो कहीं जाना ही नहीं है, पुलिस ऑटोमेटिक इस पे काम करेगी। इसको इन्होंने बोला है E0 FIR। क्योंकि 0 FIR तो इसलिए है कि आप जहां बैठे हो क्राइम कहीं का है फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और E इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने अपनी FIR कर दी, पर हो सकता है आप गलत हो। तो इसीलिए सरकार ने यही बोला है कि जो अपनी FIR इमीडिएटली, जैसे आपके साथ अभी इंसिडेंट हुआ अभी FIR कर दो, लेकिन FIR करने के 72 घंटे के अंदर, FIR करने के 72 घंटे के अंदर आपको क्या करना है, आपको फिर पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी हार्ड कॉपी देनी है, सर मेरे साथ ये हुआ, ताकि पुलिस स्टेशन वाले इसकी ट्रेसिंग कर सकें, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और वेरिफिकेशन भी हो जाए कि आप सही हो। क्या पता आप सरकार का समय जाया कर रहे हो, ये बात होगी। तो ये बात मैंने बता दी 1930 पे या नेशनल साइबर क्राइम पे। अगर आपका जो फ्रॉड है 1 लाख रुपए से ऊपर है, जो कि पहले सीमा 5 लाख थी जिसको अभी कम कर दिया, तो इसके तहत आपकी 0E FIR दर्ज हो जाएगी और आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और पुलिस अपना काम करना शुरू कर देगी। काम करने के बाद में आपको बिना हस्ताक्षर काम तो कर रही है, लेकिन उसके बाद आपको 72 घंटे के अंदर आके अपनी जो वेरिफिकेशन है वो करवानी है। और यदि आपके फ्रॉड की सीमा 1 लाख से 1 करोड़ के बीच है, 1 लाख से 1 करोड़, तब तो वो जो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक साइबर का जिला बना हुआ है, साइबर थाना बना हुआ है, वो देख लेगा। और यदि आपके फ्रॉड है वो 1 करोड़ से ऊपर का है, तो फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल का हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन बना हुआ जयपुर के अंदर, वो इसको डील करेगा। तो क्लियर है सर, 5 लाख थी 1 लाख सीमा कर दी सर, इसको हमने E0 FIR बोला है। साथ ही साथ सर पुलिस अपना काम करेगी, 72 घंटे के अंदर इंडिविजुअल को क्या करना है, जाकर के अपने जो भी रिपोर्ट है उसकी हार्ड कॉपी देनी है। अगर आपका फ्रॉड है वो 1 करोड़ तक का है, 1 लाख से लेके 1 करोड़, तो जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक साइबर पुलिस थाना है, उसके अंदर इसकी इंक्वायरी हो जाएगी। और यदि आपका जो फ्रॉड है उसकी जो सीमा है वो 1 करोड़ से ऊपर है, तो उसकी जो आपकी इंक्वायरी होगी वो इंक्वायरी आपके राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस में होगी। डन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर हम नेक्स्ट। हाँ सॉरी, यहाँ पे अब हो क्या रहा है, हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल आती है। इंदिरा गांधी कैनाल के अंदर क्या मानसून में पानी बहुत होता है, तो हम क्या करते हैं, मानसून में जब पानी इकट्ठा ज्यादा हो गया और क्या हुआ कि वो पानी पाकिस्तान जाएगा, तो उससे बढ़िया है कि उस पानी को जो हमारे ऊपर की नदियां हैं, सतलज वगैरह है, वहां से हरिके बैराज की तरफ, इंदिरा गांधी की तरफ डाइवर्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ मानसून में पानी की इतनी जरूरत नहीं होती, तो क्या करते हैं, कुछ बुर्जी बना के रखते हैं ऐसे इस प्रकार, और उस बुर्जियों में पानी की कैपेसिटी होती है विकल्टी। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 4 बुर्जियां बनी हुई है, एक और बुर्जी बन रही है, उसका नाम है बुर्जी 1356। क्या नाम है इसका, बुर्जी 1356। तो एक प्रकार का ये रिजर्वायर है जिसके अंदर पानी स्टॉक होता है। तो ये जैसलमेर के अंदर घंटियाली क्षेत्र है, घंटियाली नहीं घंटियाली है, घंटियाली, गलती से वो एरर हो गया होगा लिखते समय, तो घंटियाली क्षेत्र है, वहां पर ये हमने कर रहे हैं। और ये जो इसकी लोकेशन है वो 1356 है, इसलिए इसका नाम 1356 रखा है। और इसका जो डायामीटर है, इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 28 किलोमीटर। परिधि नहीं, जिसका सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 28 किलोमीटर। यहाँ अच्छा खासा पानी आ सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया था, ये लोकेशन ध्यान रखना कि बुर्जी 1356 है क्या और ये कहां पर है। एक बात खत्म होगी। दूसरी न्यूज क्या है, फिर यहाँ पे है जयपुर की मेट्रो फेज 2। तो ऑलरेडी प्रहलादपुरा से लेके टोडी मोड़ तक या फिर सीतापुरा से लेके अंबबड़ी, दोनों ही नाम चल रहे हैं। मेट्रो का फेज 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, लगभग ये जो मेट्रो, इसकी लेंथ कितनी है सर, 41 किलोमीटर, और इसके अंदर 36 रेलवे स्टेशन बनेंगे, मेट्रो स्टेशन बनेंगे। 36 में से जो आपके जो जंक्शन बनेगा इन दोनों का, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर कौन सा आपका, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। ये कॉरिडोर कौन सा है, नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है। और दूसरा पहले वाला एग्जिस्टिंग कौन सा था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। तो इनका एक जंक्शन भी बनेगा। एक बात तो ये हो गई, क्लियर है। और उसके बाद ये जो जयपुर मेट्रो फेज 2 है, इसके लिए पैसा कितना है, तो लगभग 13,300 करोड़ के आसपास पैसे है। और इसमें 6,500 करोड़ कहां से आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एशियन डेवलपमेंट बैंक है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके अंदर 50% पैसे कहां से आ रहे हैं, केंद्र सरकार से, और 50% पैसा राज्य सरकार दे रही है। और ADB का सपोर्ट तो है ही हमारे पास। उसी के साथ में
इसके अंदर जो आपका जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके अंदर अंडरग्राउंड स्टेशन बनेगा। हमारा लक्ष्य है कि इसको सितंबर 2031 तक हम खत्म कर दें। तो ये जयपुर मेट्रो फेज 2, ये तो आपने पहले भी ऑलरेडी, ये तो बार बार आ रही न्यूज के अंदर, इसके ऊपर तो सवाल आने की संभावना, इसको ढंग से पढ़ के रखें। वैसे कवर तो कर ही लिया, ये बात हमने बताई थी। जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन बना रखी है, वो उसकी नोडल एजेंसी है, इंप्लीमेंट कर रही है, और टारगेट भजनलाल सर जो है खुद पर्सनली बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, इसको बहुत फास्ट तरीके से जयपुर के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब इसके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट जी न्यूज यहां लिखी है, मैं आपको बताऊं। इसमें वर्ड लिखा है डिजिटल ट्विन। क्या होता है डिजिटल ट्विन? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। डिजिटल ट्विन, ट्विन तो मतलब एक तरह से आप ये समझ लो कि दो चेहरे एक समान, दो चीजें एक जैसी। तो होता क्या है जनरली, डिजिटल ट्विन किसे कहते हैं? आपकी मान लीजिए उदाहरण के लिए ये हमारी जो रिफाइनरी है, कौन सी रिफाइनरी? ये रिफाइनरी है अपनी, जो हमने रिसेंटली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से अपने एस्टेब्लिश करी, जिसका 4 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। अब इसी रिफाइनरी का अपन ने एक मॉडल बना दिया। क्या बना दिया? एक मॉडल बना दिया। अब इस मॉडल के अंदर अपन ने क्या लगा दिए? सेंसर लगा दिए, इसमें हमने कैमराज लगा दिए, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वो भी आप नोटिस कर सकते हो, इसके अंदर गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है नोटिस। तो मॉडल एक ऐसा बनाया जिसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं जो आपको रियल चीज की फीलिंग दे, और इस मॉडल के बेस पर ही आप इस पूरे को कंट्रोल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पूरे को कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल आपको रियल फीलिंग मिलेगी। उसको बोलते हैं डिजिटल ट्विन, वरना तो उसको आप ऐसे सिमुलेटर भी बोल सकते हो। कई बार देखा आपने, कई बार क्या होता है कि किसी को एयरक्राफ्ट चलाने का शौक होता है तो सिमुलेटर बने होते हैं, आप वहां पे जाओ और आपको एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा देंगे, आपको रियल टाइम की फीलिंग आएगी कि हाँ होता है। कई वीडियो गेम्स होते हैं जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी होती है, हम उसको करते हैं। तो ये जो है वो उससे अलग है। डिजिटल ट्विन में आपने हूबहू जो आपके पास एक जैसे हमारे यहाँ पे अजमेर, जो हमारा 3 हमारे यहाँ पे ये पावर डिस्कॉम्स है, उसके अंदर एक जोधपुर है, एक जयपुर है और अजमेर है। जो अजमेर डिस्कॉम है उसका हम डिजिटल ट्विन बना रहे हैं, और ये फर्स्ट बन रहा है, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि इंडिया में। और इस डिजिटल ट्विन के माध्यम से अजमेर की डिस्कॉम के पास कितनी करंट की सप्लाई आ रही है, कितनी जा रही है, कहाँ समस्या हो सकती है, कितना इनपुट लेना है, कितना आउटपुट लेना है, ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी उस मॉडल से। उसका नाम है डिजिटल ट्विन। इतने से आप सवाल कर पाओगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होगी और टेक्निकल भी होगी। फैक्चुअल क्या है सर? अजमेर को, डिस्कॉम को हम क्या बना रहे हैं? डिजिटल ट्विन बना रहे हैं। और दूसरा है क्या डिजिटल ट्विन, वो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। डन। तो दोनों न्यूज हमने कवर कर ली। यस, हमारी ये दोनों न्यूज होगी और डिजिटल ट्विन की बात कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है सर, राजस्थान ने कुछ रैंक्स हासिल की है, तो तंबाकू को एलिमिनेट करना है, एक तो ये बात टास्क है हमारे पास। दूसरा, इस तंबाकू को निषेध करने के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत से प्रयास किए, और उसके अंदर भी अच्छा खासा क्रेडिट जाता है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को, हेल्थ मंत्रालय, हेल्थ विभाग को, और साथ के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट को। अब इसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के अंदर ऐसे 6 रीजन बना रखे हैं, 6 भाग बांट रखे हैं अपने अपने काम के दायरे को लेकर के। उसके अंदर एक रीजन है साउथ ईस्ट। तो इस साउथ ईस्ट, दक्षिणी पूर्व एशिया के लिए एक रीजन ये हो गया, बाकी 5 और हैं। इस साउथ ईस्ट के अंदर राजस्थान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, जो स्वास्थ्य विभाग है, इसने बहुत अच्छा काम किया है। किसमें? तंबाकू को रोकने में। कैसे किया है? तो हमारे यहाँ पे लगभग 84,000 स्कूलों के अंदर, उन स्कूलों को हमने तंबाकू मुक्त बना दिया है। ये जो काम किया, इससे प्रशंसा होके WHO ने साउथ ईस्ट में हमें फर्स्ट रैंक का अवार्ड दिया है। क्लियर होगी? और ये जो अवार्ड हमारे राजस्थान सरकार की तरफ से जिन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, उनका नाम था SN धौलपुरिया, उनको मिला है। तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की रैंक भी इंपॉर्टेंट है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए मिला है। ये WHO के 6 रीजन में से एक है। और क्यों मिला? क्योंकि सर इन्होंने तंबाकू के निषेध के लिए कार्य किया। कैसे कार्य किया? लगभग 84,000 स्कूलों के अंदर तंबाकू मुक्त विद्यालय उनको बना दिया गया। ये एक न्यूज होगी। फिर आते हैं इधर, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ट्रेवल और दूसरी है लेजर। इन दोनों ने मिलकर के विश्व के अंदर जो बेस्ट सिटीज है टूरिज्म के हिसाब से, उनको लिस्ट में डाला है, जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर उदयपुर की जो रैंक है वो कितनी आई है? 12वीं। एशिया के अंदर इसकी रैंक सेकंड नहीं थी, एशिया के अंदर इसकी रैंक थी 8th। क्लियर है? उदयपुर जो है वो बेस्ट रैंक लेके आया है। भारत की तरफ से पहला शहर कौन है? पहली बात तो उदयपुर।
और उदयपुर ने रैंक क्या हासिल करी, रैंक हासिल करी है 12वीं, और एशिया में इसकी रैंक कौन सी थी, 8वीं। ओके डन। फिर दूसरा जो शहर फेमस हुआ है, जो इंडिया के अंदर भी टॉप में आया, वो कौन है, जयपुर। उदयपुर के बाद इसने जो वर्ल्ड के अंदर रैंक हासिल करी है वो कौन सी करी है, 16वीं, और जो एशिया के अंदर रैंक हासिल करी है वो कौन सी, इसकी 10वीं। तो ये सही है। ओके डन। और तीसरा जो आया है वो है मुंबई, और मुंबई ने जो वर्ल्ड के अंदर रैंक हासिल की है वो उसकी 21वीं, और इंडिया के अंदर जो रैंक हासिल करी है मुंबई ने 12वीं, ये 14वीं है, और इसकी रैंक है 16वीं। डन। आपको वापस मैं लिख के दे देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट कौन आया, जयपुर। सेकंड कौन आया, उदयपुर। थर्ड कौन आया, मुंबई। कौन सी थी सर, एक तो थी सर लेजर, इसने साथ में निकाला। एक रैंक तो है सर विश्व के, और एक रैंक आई एशिया के हिसाब से। अब जो विश्व की रैंकिंग है, इसके अंदर जयपुर की रैंकिंग क्या आई है आपकी, 12, सॉरी उदयपुर है ना, उदयपुर फर्स्ट है, सॉरी उदयपुर फर्स्ट है, उदयपुर को ऊपर लिखते हैं ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। उदयपुर फर्स्ट है, फिर जयपुर है। तो एशिया के अंदर लिख देते हैं। चलो एशिया की जो रैंक आई है वो क्या आई है, 1 सेकेंड। हाँ, उदयपुर को फर्स्ट में लिखा है, फिर हमने जयपुर को लिखा है। उदयपुर के अंदर 12वीं सही है, एशिया के अंदर उन्होंने गलत लिख दी, तो ये 8th हो गई। तो अभी वापस उधर हम करेक्ट कर लेते हैं इसको। वर्ल्ड के अंदर एशिया के अंदर थी 12, 14 और 16। डन। तो अब ये कहां गया, विश्व के अंदर रैंक कौन सी आई, 12वीं। अगर आप एशिया में देखना चाहते हैं तो एशिया के लिए कौन सी लिखी है, यहाँ पे 8वीं लिखी है ना। हाँ, तो एशिया में आई 8वीं, जयपुर की एशिया में रैंक है 10वीं, और मुंबई की एशिया में रैंक है 12वीं। ये तो हो गया क्लियर, कोई डाउट ही नहीं होगा यहाँ पे। अब जब इधर आओगे आप वर्ल्ड के अंदर, तो उदयपुर की रैंक कौन सी है, 12वीं, जयपुर की रैंक है 16वीं, और इसकी रैंक है 21वीं। ये क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, वहां पे भी गलती से गलत टाइपिंग हो गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। उदयपुर, जयपुर, मुंबई, इसको आप छोड़ के पहले इधर आ जाओ। एशिया में उदयपुर 8वीं रैंक, जयपुर 10वीं रैंक, मुंबई 12वीं रैंक, दो रैंक का फर्क है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आ जाओ इधर, वर्ल्ड के अंदर उदयपुर की रैंक 12वीं है, जयपुर की 16वीं है, मुंबई 21वीं है। सारी याद नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं है। अगर आप ये याद रखना कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट रैंक कौन है, उदयपुर है, सेकंड आपका जयपुर है, और वर्ल्ड के अंदर ये किसने रिपोर्ट निकाली है, तो सर हमारी ये संस्था है जिसका नाम है लेजर और ट्रेवल, उसने निकाली। बस इतनी सी बात थी, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। हो सकता है इसे सवाल ना भी है, क्योंकि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी को याद नहीं करना तो लोड लेने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी को लगे सर मैं तो याद करता, तो मैंने उसके लिए बता दिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक निकाला। तो पहली बार निकाला तो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा, ये जो निवेश अनुकूलता सूचकांक है, थोड़ी इसके बारे में बात कर लेते हैं। निवेश अनुकूलता सूचकांक, ये जो सूचकांक है ये पहली बार निकला है। किसने निकाला है, नीति आयोग ने। उससे इंपॉर्टेंट है कि ये जो सूचकांक निकाला, इसका प्रावधान भारत सरकार ने बजट 2025-26 में किया था। इस साल का बजट नहीं, पिछले में था, और ये पहला है। ये इंपॉर्टेंट बात। अब ये जो सूचकांक है राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटता है। कितनी, 4 कैटेगरी। सबसे नीचे होते हैं एस्पायरेशनल, फिर होते हैं परफॉर्मर, उसके ऊपर होते हैं फ्रंट रनर, और जो टॉप होते हैं वो होते हैं अचीवर। इसके अंदर जो स्कोर रखा गया है, जिसका स्कोर 50 से ऊपर है वो हो गया अचीवर, और जिसका स्कोर 40 से नीचे है वो हो गया आपका एस्पायरेशनल। जिनका स्कोर 40 से लेके 45 तक है वो है आपका परफॉर्मर, और जिसका स्कोर 45 से लेके 50 के बीच में है वो हो गया फ्रंट रनर। तो ये 4 कैटेगरी। इसके अलावा ये जो निवेश अनुकूलता सूचकांक है, इस सूचकांक को भी कैसे बांट रखा है इन्होंने, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी बना रखे हैं। बड़े राज्य, फिर दूसरी कैटेगरी है आपकी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरी है आपके पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट वाले। ये 3 कैटेगरी हैं। ये होगी बात खत्म।
अब बड़े राज्य के अंदर सबसे जो बेस्ट रैंकिंग आई है, जो अचीवर भी है, वो है गुजरात। उसके बाद जो यूनियन टेरिटरी बेस्ट है, यूनियन टेरिटरी आपकी बेस्ट है, उसको एक बार देखना पड़ेगा। और जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्यों में जो बेस्ट है वो है आपका उत्तराखंड। यही लिख देता हूं मैं, कौन सा पहाड़ी राज्य बेस्ट है? उत्तराखंड। ठीक है। और बड़े राज्यों में बेस्ट कौन सा है? गुजरात। ये तो अपन ने बात कर ली। राजस्थान की क्या पोजीशन है? यदि आप देखें तो राजस्थान ने जो ओवरऑल रैंक हासिल करी है वो है उसकी 10वीं। कौन सी है ओवरऑल? 10वीं रैंक है राजस्थान की। और यदि बड़े राज्यों में बात करोगे तो राजस्थान की रैंक कौन सी है? 8वीं। तो याद रखना, ओवरऑल यदि निवेश अनुकूलता सूचकांक, जो कि पहली बार नीति आयोग के द्वारा निकाला गया है, जिसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर, एस्पिरेशनल, इसके अंदर जो राजस्थान है उसने बड़े राज्यों की श्रेणी में तो 8वीं रैंक हासिल करी है। और यदि ओवरऑल निकाला जाए तो राजस्थान की रैंक कौन सी? 10वीं। एक बात क्लियर होगी। बड़े राज्यों में देखा जाए तो बेस्ट स्कोर करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और जो छोटे राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो उसके अंदर कौन सा आपका? पहाड़ी राज्यों में देखा जाए उत्तराखंड है। हो गया क्लियर? साथ ही साथ यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका दिल्ली ने अच्छा परफॉर्म किया है। डन। और साथ ही साथ अगर अचीवर की बात करें तो गुजरात के बाद आपका कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद है उड़ीसा। ये 4 ही ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 50 से ऊपर स्कोर हासिल किया है। तो ये 50 से ऊपर हासिल करने वाले आपके अचीवर हो गए। तो ये ओवरऑल आपको मैंने निवेश अनुकूलता सूचकांक बना दिया। इस निवेश अनुकूलता सूचकांक के अंदर टोटल 84 आपके इंडिकेटर्स हैं। कितने? 84 इंडिकेटर्स हैं। और हमने 8 सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है। कितने सेक्टर हैं? 8। क्या है निवेश? आपका पॉलिसीज कैसी है, आपके यहाँ पे बिजनेस को कितना आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है, आप कितना कोऑपरेटिव से या ऑनलाइन आपका काम कितना होता है, एनवायरनमेंट को लेके कैसा काम हो रहा है, आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी कैसी है, इससे निवेश कितनी आसानी से आ रहा वो। तो रैंक मैंने बता दिया आपको। बड़े राज्यों के अंदर हमारी कौन सी? 8वीं। और ओवरऑल अपनी रैंक कौन सी थी? 10वीं। स्कोर हमारा 48.1 है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो अचीवर हैं, अचीवर केवल और केवल कंप्लीट अचीवर 4 ही राज्य जिनका 50 से ऊपर स्कोर है। पहला गुजरात, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उड़ीसा। ये ऑलरेडी बात कर ली थी। उसके बाद राजस्थान को अग्रणी राज्य मैंने बता दिया ऑलरेडी, हम फ्रंट रनर हैं तो हमने देख लिया। बाकी 4 ही कैटेगरी होती हैं, ये भी आपने ढंग से देख लिया था। तो ये यहाँ पे आपकी ये निवेश अनुकूलता सूचकांक और दोनों बात कर ली। थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम प्रश्न आ सकता है। तो फिर ओके डन। उसके बाद कहाँ चले गए अपन? पीएम सेतु वगैरह तो हो गई थी, पीएम सेतु कर लिए अपन ने। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब क्या हुआ, ऑलरेडी ब्रिक्स जो है उसकी मीटिंग चल रही है। और इस साल भारत के अंदर ब्रिक्स की कौन सी मीटिंग है? 18वीं। ब्रिक्स की भारत के अंदर 18वीं मीटिंग है। कब है? सितंबर महीने में। ब्रिक्स के अंदर टोटल देश कितने हैं? 10 हैं। ऑलरेडी इसके बारे में बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। तो जिसने अगर मान लो आज ही जुड़े नहीं देखा तो जाके वापस एक बार देख लें, बहुत बेनिफिशियल है। अब हुआ क्या, ये ब्रिक्स हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ना, तो इस ब्रिक्स के अंदर अलग अलग लोगों की, अलग अलग मंत्रालयों की मीटिंग हो रही है। तो हमारे जो महिला मंत्रालय हैं, जो महिला मंत्री हैं, उनकी बैठक है। और इस बैठक को हमने कहा ऑर्गेनाइज कराया? कोची में, केरल के अंदर। और इसी मीटिंग के अंदर हमारे राजस्थान की जो नीरू यादव जी हैं, जो कि सरपंच है, जिनको हॉकी वाली सरपंच भी कहा जाता है, और ये अहीर गांव को रिप्रेजेंट करती है जो कि झुंझुनू के अंदर है, इनको भी बुलाया गया। और इनको बोला गया कि आप बताइए कि आपका डेवलपमेंट का मॉडल कैसा था। तो हमें याद रखना कि नीरू यादव जी को कहाँ बुलाया गया? ब्रिक्स की महिला मंत्री स्तरीय बैठक थी, कोची के अंदर हुई। और इसके अंदर पंचायती राज की तरफ से इनका जो मॉडल है उसको लेके आने के लिए बताया गया कि आपने जो विकास काम किया बहुत फेमस रही है, इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, तो इसलिए इनको बुलाया गया। अपने अभी एग्जाम के लिए इतना बहुत है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है उमा चौधरी। तो नेशनल लेवल के भुवनेश्वर के अंदर राज्य स्तरीय अपने नेशनल लेवल के टूर्नामेंट हुए एथलेटिक के। कहाँ हुए? भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर के अंदर उमा चौधरी ने जेवलिन का थ्रो किया। इन्होंने जब थ्रो किया तो जो 2nd और 3rd रनर पे थे उनका जंप का स्कोर, इसका थ्रो का स्कोर सेम आया। और उस समय टूर्नामेंट के टाइम उमा चौधरी जी को कांस्य पदक दिया गया। क्योंकि उसके अंदर रूल्स ये थे कि जिसका सेम है तो उसके हिसाब से उन्होंने जो भी डिसाइड करना था कर लिया। बाद में कुछ कंप्लेन वगैरह करी उन्होंने, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करी। तो अब जो उनका ब्रॉन्ज मेडल था वो कन्वर्ट करके किसमें कर दिया? सिल्वर, क्योंकि स्कोर सेम था। और अब रूल्स ये हैं कि जो 2nd जेवलिन के थ्रो का हाईएस्ट स्कोर है उसको हम विनर चूज करेंगे। और वो विनर कौन निकली? उमा चौधरी। तो इस कारण से अब जो ये एथलेटिक का टूर्नामेंट हुआ भुवनेश्वर में,
उमा चौधरी जी का मेडल, और साथ के अंदर ये 65वां था, और इनका थ्रो का स्कोर 53.03 था। पहले इनको ब्रॉन्ज मिला, अब इनको सिल्वर मिल रहा है। साथ ही साथ इसके साथ अब जो हमारे मेडल हैं वो 3 रजत और 3 कांस्य हो गए, वरना पहले हमारे पास 2 ही रजत थे और 4 कांस्य थे, तो इसलिए ये अब इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको ध्यान रखना आपको, कई मैगजीन भी इसको कवर कर रही है, इसको ध्यान रखना है। कुछ एमओयूज वे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमओयूज की बात करें तो पहली बात तो राजस्थान की जो विधानसभा उसको कितने साल हो गए, 75। ऑलरेडी राजस्थान विधानसभा ने अपना नया लोगो, उससे सवाल आने की बहुत बड़ी उम्मीद है, उसको ध्यान रखना। वो जून के अंदर कवर किया था, जून की करंट अफेयर है उसके अंदर आपको मिलेगा। अब दूसरा, विधानसभा को 75 साल हो गए, तो हमने क्या किया, 15 जुलाई को अमृत महोत्सव सेलिब्रेट किया। किसने किया, राजस्थान ने खुद ने। भारत तो कर ही रहे राजस्थान ने। और यहाँ पर 410 हमारे जो प्रेजेंट एमएलए, जो हमारे पास्ट एमएलए, इवन एमपीज भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और हमने विधायी गौरव यात्रा जो है उसको क्लोज किया। ये एक इंपॉर्टेंट होगी 75 साल के अवसर पर। दूसरा, राजस्थान पुलिस अकेडमी ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है किसके साथ, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के साथ में। और ये क्यों की है कि भाई जो पुलिस कर्मी होते हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव बहुत होता है, तो उस मानसिक दबाव को कैसे हैंडल किया जाता है, इसी में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है वो राजस्थान पुलिस अकेडमी की हेल्प करेगी। और जो ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी है ये ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है। बात खत्म होगी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट योजना है कि हमारा जो कृषि विभाग है उसने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था, योजना का नाम था जिसके अंदर हमने क्लस्टर्स बनाए, और हमने कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर क्या था, कस्टम हायरिंग सेंटर, कस्टम हायरिंग सेंटर में ये था कि जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं वो रखे हमने, कि भाई किसान को जिसको किराए पे लेना है वो जाके ले ले। तो हमारे एक ट्रैक्टर की ब्रांड है जिसका नाम है टेफे। अब ये जो टेफे है इसने बोला कि जो आपने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए थे ना, वहां पे आपको ट्रैक्टर चाहिए। क्यों चाहिए, किसानों को रेंट पे देने के लिए, और ताकि किसान को एक साथ अपना पैसा खर्च ना करना पड़े और उसकी जब खेती बाड़ी करनी हो कर ले। तो इसके अंदर कृषि विभाग ने और टेफे ने दोनों ने अपने बात में साइन करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, इसीलिए इसको अलग से स्लाइड बना के मेहनत करके आपके सामने लेके आए। फिर लास्ट के अंदर राजस्थान में व्यावसायिक सुरक्षा नियम लागू कर दिए। तो हुआ क्या, पहले रात की शिफ्ट के अंदर महिलाओं की जो ड्यूटी लगती है, अब उन्होंने पहले तो आप उनसे पूछो अगर उनको मंजूर है तो लगाओ, और अगर आप लगाते हो तो कम से कम उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करो। तो ये हमने क्या किया है, इसलिए थोड़ा सा रूल्स चेंज किए हैं ताकि कहीं ना कहीं जेंडर जस्टिस है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो ये नवातला देवीगढ़ की बात कर ली हमने, क्यों करी थी कि सर नवातला जो देवीगढ़ है वो हमारा रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन का, हमने भारत में पहला स्टेट बना राजस्थान जिसने माइनिंग के लिए इनको ये जगह दे दी। बगरू के अंदर क्या था, तो सर हमने बात की थी, बगरू के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने युवा सुयोग योजना है उसको स्टार्ट किया था। आरडी 1356 क्या है सर, बुर्जी बन रही है, कहां बन रही है, इंदिरा गांधी कैनाल के ऊपर पानी को स्टोर करके रखा जाएगा। सुमेल गांव किस लिए, सहकार वन योजना थी, 64 एकड़ जमीन थी, वहां पर मियावाकी फॉरेस्ट की पद्धति। चूरू किस लिए था सर, कोप 17 है, उसका प्री कोप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, तो हम कहां करा रहे हैं, चूरू के अंदर। सीतापुर से अमावड़ी आपकी मेट्रो का प्रोजेक्ट है वो, और अजमेर डिस्कॉम को डिजिटल ट्विन के लिए चुना गया। ये तो मैंने एक समरी बताई ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ हमने क्या बात की क्या नहीं की। अब साथ के अंदर ऑलमोस्ट, अब तो हमारा राजस्थान का जो करंट अफेयर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सूचिस के अंदर आया था इसलिए बता रहा हूँ। अब राजस्थान के अंदर जो रिफाइनरी बनी उसके बारे में आपको लगभग सारी बातें पता है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं। आई गेस यू नो वेरी वेल कौन सी जैसे फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। रिफाइनरी बनी, रिफाइनरी बनाने वाली कंपनी कौन सी थी, एचपीसीएल, और साथ में कोलैबोरेशन किसका है, राजस्थान सरकार का। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, भारत सरकार को। इन दोनों का परसेंटेज क्या है, तो राजस्थान सरकार के पास 26% स्टेक है, इनके पास 74% हिस्सेदारी। एक बात होगी, पैसे कितने लगे, तो सर अगर पैसे की बात करें, जब हमने इनिशियली प्रपोज किया था तब 39,000 करोड़ खर्च होने की बात थी, लेकिन प्रोजेक्ट की कॉस्ट बच गई, लोकेशन वगैरह माथाफोड़ी करते करते 79,000 करोड़ खर्च हो गए। इसके साथ और भी बहुत सारे खर्चे हैं, लेकिन रिफाइनरी का जो खर्चा है वो 79,000 करोड़ मोटा मोटी ये हो गए। सर उसके बाद क्या है, ये BS6 वाली रिफाइनरी है भारत की, हमने लेटेस्ट बनाई है। दूसरा, इसकी जो कैपेसिटी कितनी है, तो 9 MMTPA, 9 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम। और क्या है, और इसके साथ एक नेल्सन इंडेक्स आता है, क्या नाम है उसका, नेल्सन कॉम्प्लिसिटी इंडेक्स आता है, इसको याद रखना जरूरी है, न्यूज में भी था। ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स ने बोला कि हमारी जो ये रिफाइनरी है उसका स्कोर कितना है, 17, और ये बोलता है कि दुनिया की जो 25% बेस्ट रिफाइनरियां हैं
उसके अंदर हमारी ये रिफाइनरी पचवदरा वाली भी आती है, बालोतरा वाली रिफाइनरी भी आती है। डन, ये एक इंपॉर्टेंट होगी। तो नेल्सन कॉम्पिटिटिव इंडेक्स याद रखना है, ये मोटे मोटे इसकी बात थी। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो सूजस थी उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जो हमारा पहला ये जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ही बना है। इसका जो खर्चा आया है वो 1.05 लाख। कैसे बोला इन्होंने 1.05 लाख? हम तो बोल रहे थे 79,000 करोड़। 79,000 करोड़ तो रिफाइनरी का खर्चा था, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ही तो बना है, उसका अलग से खर्चा है। तो 79,000 करोड़ के बाद जो एडिशनल पैसे लगे वो लग करके आपका खर्चा कितना हो गया? 1.05 लाख। तो एग्जाम में प्रश्न आए कैसा है उसके साथ ध्यान रखना। साथ के अंदर नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है, उसका स्कोर कितना है? 17। और ये इंडेक्स क्या बताता है? ये इंडेक्स बताता है कि जो दुनिया के अंदर 25% टेक्नोलॉजिकली बेस्ट रिफाइनरी है उसके अंदर से हमारी रिफाइनरी है। स्कोर इसका 17 याद रखना है। साथ में इन्होंने ये बोला कि गीजा के जो पिरामिड है ना, गीजा के जो पिरामिड है, गीजा की पिरामिड से 6 गुना ज्यादा बड़ी साइज की मिट्टी यहां से निकाली गई। कहां से? इस रिफाइनरी के लिए। फिर इन्होंने ये बोला है कि बुर्ज खलीफा है, दुबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, इस बुर्ज खलीफा से 5 गुना अधिक जो कंक्रीट है वो यहां इस्तेमाल किया गया। फिर उन्होंने बोला कि जो आईफल टावर है, कहां लिखा हुआ है क्या? आईफल टावर है, आईफल टावर में जितना लोहा इस्तेमाल किया गया उससे 40 गुना लोहा ज्यादा हमने इसमें इस्तेमाल किया। और साथ ही साथ जो हमारी पृथ्वी है उसका जो त्रिज्या कितनी है? आप जानते हैं कि जो हमारे डेप्थ है, अगर अर्थ पढ़ते हैं ना अपन ने, ये अर्थ है और इसके अंदर जानते हैं अपन जब देखते हैं ना कि शेप, तो अर्थ की जो गहराई है वो कितनी है? 6,300 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बोल रहा है कि ये तो हमारी त्रिज्या हो गई और ये व्यास हो गया। इस व्यास के डबल यानी कि लगभग 28,000 किलोमीटर की तो हमने केबल डाल दी इस प्रोजेक्ट के अंदर। और भी एक और बात लिखी है कि इसके अंदर हमने गोल गुंबद बनाया। क्यों बनाया? कि जब रिफाइनरी के अंदर डिस्टिलेशन के माध्यम से आप अलग अलग प्रोडक्ट निकालते हो ना, उस प्रोडक्ट को जब आप निकालते हो तो उसके अंदर लास्ट में पेट कोक निकलता है, बहुत काले कलर का, बहुत ही मतलब कि लो कैटेगरी का कोल होता है। उसको हमने स्टोर करके रखने के लिए हमने एक जगह बनाई है, उसको कोक डॉम बोला है, गोल गुंबद वो भी बनाया है। वो भी कम से कम जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल गुंबद उससे 3 गुना बड़ा है। तो ये इतनी सारी विशेषताएं इस बार इसने सूजस ने बताई है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि कहीं कोई एरर ना हो। पता चला कि हमको बेसिक जानकारी है और ये जो जानकारी ऑफिशियल आई है इसको ध्यान नहीं रखा, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो ये रिफाइनरी के बारे में था। उसके बाद क्या है? हाँ, थोड़ा सा हमने बात तो कर ली। मैंने आपको बताया एक्सप्रेसवे, तो राजस्थान के अंदर एक्सप्रेसवे में फर्स्ट रैंक है और जो भारत के जितने एक्सप्रेसवे हैं उसके 25% एक्सप्रेसवे कहाँ है? राजस्थान के अंदर। दूसरा, जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, हाई स्पीड कॉरिडोर का भी 1/4 हमारे पास है। ये भी सेम वही बात कर रहे हैं। उसके बाद आप जानते हैं कि ये मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी कि टोल करता है, टोल को हटा करके डायरेक्ट लाइंस गाड़ियां सीधी निकल जाए बिना बैरियर के, वो हमने कहा दौलतपुरा के अंदर स्टार्ट किया। ठीक है, और दौलतपुरा में स्टार्ट करने के बाद फिर दूसरा मनोहरपुरा के अंदर हमने और स्टार्ट करी। दोनों ही नेशनल हाईवे जो हमारा 48 है उसके ऊपर है, ये दोनों ही राजस्थान के अंदर लोकेटेड है, जिसके अंदर जो दौलतपुरा है वो पहला है, मनोहरपुरा बाद में है। दौलतपुरा के अंदर 19 जून को किया और मनोहरपुरा में 25 जुलाई को। इंडिया के अंदर पायनियर है क्योंकि राजस्थान फर्स्ट स्टेट है जिसने मल्टी लेन फ्री फ्लो वाली फैसिलिटी दी है। ठीक है, काम तो हालांकि NHAI वगैरह का है लेकिन राजस्थान के अंदर हुआ इसलिए क्योंकि एग्जाम पूछ लेते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं पूगल वाला जो हमारा सोलर पावर प्लांट था, वो तो वैसे ही बहुत न्यूज में था क्योंकि बहुत बड़ा था। बड़ला, पूगल ये तो फेमस थे, लेकिन अब जो बैटरी स्टोरेज की फैसिलिटी है वो हम सबसे बड़ी कहां बना रहे हैं? तो पूगल, उसका नाम याद रखना है। लास्ट के अंदर जो एनर्जी ट्रांजिशन है उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हमने किसी साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए बात चल रही है, अजमेर डिस्कॉम को डिजिटल ट्विन बता रहे हैं, ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी बात कर ली। तो मोटा मोटी आपने ये हमने जो कवर किया वो कर लिया। अब 2 से 3 स्लाइड और है, मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा सा और बने रहे ताकि आपको कोई लॉस ना हो। यस, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, फिर क्या हम नेक्स्ट स्विच कर सकते हैं, आप लोग भी अपना कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक प्रोग्राम है जिसका नाम है ड्रैप कुछ नहीं है, जो हमारे यहाँ पे कचरा रखा होता है, जो अर्बन वेस्ट है, जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों के अंदर जो इकट्ठा करके पड़ा है, उस कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए, उसके लिए हम क्या लेके आए? ड्रैप प्रोग्राम लेके आए। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 7.5 मिलियन के आसपास घन मीटर का लेगेसी वेस्ट है, मतलब काफी लंबे टाइम से पड़ा, उसका आज तक निस्तारण नहीं किया। तो अब उसको इलाज करने के लिए बोला कि बायो माइनिंग की तकनीक लाओ और उसके माध्यम से इसका इलाज करो। और जितने भी हमारे नगरीय निकाय हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उन सब में ये सारा कचरा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए हमने IIT धनबाद है उससे भी हेल्प ली और साथ ही साथ इसके लिए 310 करोड़ के हमने पैसे भी पास कर दिए।
जिसके माध्यम से सारा का सारा जो वेस्ट है उसको हटा लिया जाए। और इसी से हम क्या करेंगे, हमारी जो जितना भी शहर हैं, अर्बन लोकल बॉडीज है, वो जीरो डंप साइट बन जाएंगी, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और ये जो कार्य कर रहे हैं वो स्वच्छ भारत मिशन 2 के तहत कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो हमने क्या है कि नए भी बनाए हैं कुछ नगरीय निकाय। टोटल अब कितने हो गए, 76 बढ़ाए थे, यस 76 बढ़ा के 309 से कितने हो गए, 385। तो ये अर्बन जो वेस्ट है उसको खत्म करने का सुजिस के अंदर जो डाटा था मैं वहां से लेके आया हूं ये बातें, इसीलिए आपको बता रहा हूं। हो सकता है आपको ये थोड़ी सी क्या पता बोरिंग लगी हो पीछे वाली बातें हैं, लेकिन सूचस में है तो एग्जाम पूछी जा सकती है, इसलिए जरूरी है। अब दूसरा, एक रोशनी करके अभियान चलाया है, किसमें, सिरोही में। आप जानते हैं सिरोही ट्राइबल एरिया है और वहां पर क्या एनीमिया की बहुत प्रॉब्लम है, तो वो जो एनीमिया की प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करने के लिए रोशनी अभियान है। कहां शुरू किया, सिरोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बात खत्म हो गई, एक मेन बात है, मतलब पहला 2 चरणों के अंदर होगा, पहले 15 जुलाई से 15 अक्टूबर, दूसरा चरण होगा 15 जनवरी से 15 मार्च। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो स्कूल के अंदर बच्चियां पढ़ रही है, जो उनको अपने देखना है कि उनके एनीमिया की क्या स्टेटस है और उसका ट्रीटमेंट करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिरोही। इस बीमारी कौन सी है, एनीमिया। और उसके साथ प्रोग्राम का नाम क्या है, रोशनी। बस 3 बातें याद रखनी है। उसके बाद इस बार राष्ट्रीय पल्स पोलियो जो अपना 28 से 30 जून को चला, इसकी थीम क्या थी, 2 बूंद हर बार और पोलियो पर जीत रहे बरकरार। हम जो वैक्सीन देते हैं वो बाईवेलेंट होती है, वो पोलियो 1 और पोलियो 3 इन दोनों के ट्रीटमेंट के लिए काम होती है। पोलियो को वैसे हमने एलिमिनेट कर दिया, साल 2014 के अंदर कर दिया था, यस। उसके बाद अब बोला है कि हर जिले के अंदर हम क्या करेंगे, जननी एक्सप्रेस और प्रसव सखी इन दोनों को मिला के इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब क्या है, जननी एक्सप्रेस क्या करती है, एम्बुलेंस लेके आती है और उसी के साथ इंटीग्रेट कर देंगे ताकि हॉस्पिटल के अंदर वो जो प्रसव करवाने के लिए कोई ना कोई जो सखी है वो वहां पर रहे, डॉक्टर की व्यवस्था रहे। तो इसको लिंक करने के लिए हमने बोला है कि हम क्या करेंगे, मातृ और शिशु इन दोनों के स्वास्थ्य के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जननी एक्सप्रेस को किस साथ लिंक किया, प्रसव सखी प्रोग्राम से। तो ये एक बात होगी। उसके बाद अजमेर ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या है, स्पर्श। और स्पर्श के माध्यम से हमने क्या सिखाया कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, इसके बारे में सिखाने का प्रयास किया। राजस्थान पुलिस एक और अभियान चला रही है 1 से 29 जुलाई तक, जिसका नाम महिला सुरक्षा संकल्प अभियान। इसको भी याद रखना है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें होगी हमने जो कर ली। अब एक दिल्ली के लिए या एनसीआर रीजन के लिए योजना आई है, लेकिन हर एक मैगजीन में आपको ऐसा लगा कि राजस्थान के लिए भी थोड़ा ध्यान रखना। उसका नाम क्या है, नया सफर। तो योजना किसकी, केंद्र सरकार की। क्या कर रहे हैं इसके अंदर, जो पुराने BS6 के व्हीकल हैं जो उनको खत्म करो आप, और उसकी जगह आप क्या करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल CNG लेके आ जाओ। मतलब ये है किसके लिए, ट्रक के लिए और बड़ी गाड़ियों के लिए, ये छोटी कारों के लिए नहीं है, ये 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए नहीं है। ये किसके लिए, बड़े ट्रक हो गए। उसके बाद और किसके लिए, ट्रक्स हो गई, बसेस हो गई, उनके लिए आपको लेनी पड़ेगी कौन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल या CNG, और वो BS6 होना चाहिए। तो आपके पुराने वाहन स्क्रैप करोगे तब आपको टैक्स वगैरह में छूट मिलेगी। लेकिन है किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ NCR रीजन के लिए, पूरे राजस्थान के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए नहीं। गलती से मत पढ़ लेना, हर जगह ऐसे ही लिखा हुआ है, PIB और सुजित से उठाया है। ये NCR रीजन के अंदर राजस्थान भी कुछ पोर्शन आता है, इसीलिए अपने वहां ये लागू होती है। अगर नए व्हीकल लोगे तो आपको 10 साल के मोटर व्हीकल टैक्स में 100% छूट मिलेगी, और सेकंड हैंड का कुछ लोगे तो 50%। लेकिन जो व्हीकल होना चाहिए वो BS6 होना चाहिए, इलेक्ट्रिक होना चाहिए, CNG का होना चाहिए। डन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास यहाँ पढ़ने के लिए, नेक्स्ट है सुयोग योजना। ऑलरेडी हमने बात कर ली, युवा खेल मंत्रालयों के लिए होगी। नेक्स्ट है बैक टू बाउट। राजस्थान के अंदर जो कुश्ती संघ है उन्होंने बैक टू बाउट बोला, अगर कोई आपका प्लेयर है वो चोटिल हो गया तो उसको 51,000 रुपए की सहायता देंगे ताकि उसकी चोट से रिकवरी करके वापस वो खेलने के लिए आ सके। बैक टू बाउट। एक और योजना है जिसका नाम पहलवानों के लिए पेंशन का प्रावधान है। इसके अंदर क्या था कि जो हमारा राजस्थान कुश्ती संघ है उन्होंने बोला कि जो हमारे कुछ पुराने राजस्थान केसरी के पहलवान थे उसको हम आर्थिक समर्थन देंगे। कैसे देंगे, उनको हम 10,000 रुपए हर माह पेंशन देंगे। हो गया क्लियर, ये दोनों ध्यान रखना। स्टार्टअप का इकोसिस्टम के ऊपर न्यूज थी, ये सब सुजेस में थी वो बातें हैं। तो स्टार्टअप के इकोसिस्टम की पहले संख्या 4,000 थी, अब 8,500 होगी 2 सालों के अंदर। इतनी इंपॉर्टेंट ये बात है नहीं, लेकिन एक बता रहा हूं आपको, ये स्टार्टअप के लिए सारी की सारी बातें हैं। तो अभी रिसेंट कुछ चेंजेस किए उसके बारे में, इसको आप छोड़ सकते हो। दिशा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिशा मॉडल क्या है, जो मानसिक रूप से जो बच्चे हैं जिनमें दिव्यांग है, वो जिनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए एक प्रोग्राम लाए। प्रोग्राम का नाम है दिशा। ये प्रोग्राम केंद्र सरकार का है। ऑलरेडी 8 राज्यों ने इंडिया में लागू कर दिया था, राजस्थान ने लागू नहीं किया था, तो राजस्थान ने अब इस प्रोग्राम को लागू किया है। तो राजस्थान इंडिया का 9वां राज्य बन गया जिसने दिशा प्रोग्राम को लागू किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। डन। उसके बाद पिरामल फाउंडेशन करके एक संस्था है प्राइवेट,
इसके साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने एमओयू किया है ऑलरेडी। कल मैंने आपको एक और हमने जो बच्चों के लिए स्कीम्स की बात करी थी जिसके अंदर इसका योगदान देखा था। तो अब शिक्षा मंत्रालय के साथ एमओयू, शिक्षा विभाग के साथ एमओयू किसका हुआ है? पीरामल फाउंडेशन का। ये आपको ध्यान रखना। हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है, उसका नाम है संविधान जानो पहल, और इसके अंदर हमने इसको भारत में कोटा और बूंदी शुरू किया। पूरे भारत लेवल पे चलेगा, लेकिन स्टार्ट कहां से किया? कोटा और बूंदी से। तो इसलिए इसको ध्यान रखना, संविधान जानो पहल। इसके अंदर कुछ नहीं है, हमने कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों को संविधान की जानकारी का प्रोग्राम बनाया। तो इसको बोला है अंकुर, प्रहरी और रक्षक। जो छोटे छोटे बच्चे हैं 6, 7, 8 के, उनको बोला आप संविधान के अंकुर हो। जो बच्चे 9th और 10th में पढ़ रहे हैं उनको बोला कि आप संविधान के प्रहरी हो, और जो बच्चे 11th और 12th में पढ़ रहे हैं उनको बोला संविधान के रक्षक हो। तो हम खुद भी रक्षक हैं संविधान के। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जिसको आपको समझना था, याद कर लिया। दूसरा, दुनिया के अंदर एक टाइम आउट करके संस्था है, इसने एक रिपोर्ट निकाली कि दुनिया के अंदर खुशहाल शहर कौन से हैं, और लकीली दुनिया के टॉप 10 शहरों में से जो जयपुर है उसका भी नंबर आया और उसको 6th रैंक मिली। अब कितने क्या खुश हैं ये तो हम लोगों को देख के आइडिया कर सकते हैं, लेकिन विश्व की संस्थाएं हैं, रिपोर्ट निकालती है, तो ध्यान रखना संस्था का नाम क्या था? टाइम आउट। और जयपुर की 6th रैंक है। टोटल कितने थे? 10 जो टॉप शहर है उसमें से 6th रैंक कौन आया? जयपुर है। भारत सरकार ने कल्चरल जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने कुछ संस्थानों के संरक्षण पे ध्यान दिया है। अगर आपने बीच में सुना मेरा गांव मेरी धरोहर, एक प्रोग्राम चला था 2017 की, एक पुरानी स्कीम थी भारत सरकार की, कल्चरल मंत्रालय की, उसके तहत उसमें क्या है, हमारे कुछ संस्थानों का नाम आया जिसके अंदर जोधपुर में है रूपायण संस्थान और अजमेर के अंदर है हथेली संस्थान। इन दोनों की बात करिए तो इनकी लोकेशन, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये भारत सरकार की कल्चरल मंत्रालय की पहल थी, बस आपकी लोकेशन ध्यान होनी चाहिए और इसका आपको नाम पता होना चाहिए। तो हथेली संस्थान अजमेर थोड़ा सा याद रखना। बाकी रूपायण तो जनरली लोगों को पता ही होता है जोधपुर के बारे में, क्योंकि इससे हमारे पहले जो बहुत लोक क्रांतिकारी थी, जो जननायक थे वो इससे जुड़े हुए थे। देन नेक्स्ट, हाँ और देखिए आप, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था किसान वो जो हमारा ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ने कृषि विभाग के साथ हमारे जो क्लस्टर योजना है उसके लिए एग्रीमेंट किया था, वो बात हो गई थी। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो जीएसटी है उन्होंने थोड़ा सा पुनर्गठन किया है। एक तो हमने जयपुर के अंदर एक एडिशनल जोनल ऑफिस खोला है और जोधपुर के अंदर एक अतिरिक्त कार्यालय और खोला है, याद रखना जीएसटी के लिए। डन, ये जो हमने बात करी, अब ये लास्ट स्लाइड है। कुछ सम्मेलन हुए थे और कुछ महोत्सव हुए थे जुलाई में, उनको नाबार्ड का स्थापना दिवस था 45वां, कहां मनाया? जयपुर के अंदर। राष्ट्रीय रंगमंच का महोत्सव हुआ, कहां मनाया? जयपुर के अंदर। एक लोक मंथन करके कार्यक्रम हुआ था 2026 का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर के अंदर मनाया। कृषि और ग्रामीण विकास की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी जयपुर के अंदर। स्टार्टअप इंडिया का सेमिनार हुआ था, तो हमारा जो आई स्टार्ट प्रोग्राम है ना उसके अंदर एक हब है, नेस्ट है, तो वो हब है आपका भामाशाह टेक्नो हब, वहां किया गया। उसके बाद जल संचयन विकास योजना का कार्यशाला चली, वो कहां चली? जयपुर के अंदर। और सबसे थोड़ा सा अलग, इसको याद रखना, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए, जिसके अंदर लीगल टर्म्स के बारे में बात की थी, वो एनएलयू जोधपुर के अंदर। विषय था उसका लीगल इंप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। याद रखना, कहीं ऐसा ना बोल दो सर जलवायु परिवर्तन का कोप हुआ, नहीं, क्या सर? लीगल इंप्लीकेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके बारे में बात की गई थी। तो ये हमारे जितने प्रोग्राम थे वो हुए, इस सब के बारे में हमने बात कर ली। वैसे भी अन्य भंडारण के अंदर हमारी फर्स्ट रैंक है, रिफाइनरी के अंदर हमारा पहला है, ग्रीनफील्ड के अंदर ई-पैक्स। अगर आपको पता हो तो सहकार मंत्रालय की मीटिंग थी, सहकार समृद्धि कहां थी? कश्मीर के अंदर। और वहां पर राजस्थान को जो सबसे नीचे वाली संस्था होती है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के लिए फर्स्ट रैंक मिली थी। सबसे बड़ा एक्सप्रेस से हमने बात कर ली, तो ये सारी की सारी न्यूज हमारी कवर हो चुकी है। इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक था वो सारा का सारा खत्म हो गया। और आपने राजस्थान की जो भी न्यूज थी हमारी, हमने उसको जुलाई मंथ की होलिस्टिकली कवर की। मैंने आपको एडिशनल भी एनवायरमेंटल या इंडिया की पीएम सेतु वगैरह इनके बारे में बात करी है, क्योंकि क्या होता है हम केवल राजस्थान पढ़ते हैं तो कई बार नुकसान हो जाता है। तो इसके साथ ये राजस्थान का करंट अफेयर खत्म होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसी जुलाई मंथ के जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उनको देखेंगे। तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, कल आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड आई होप इसको आप ढंग से रिवाइज करें। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप लिंक देख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो सब इंस्पेक्टर के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह कोई भी अगर कर रहे हैं, आपके नोन है, उनके लिए नीचे लिंक के अंदर गूगल फॉर्म दे रखा है, जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है, ताकि उनको बेनिफिट हो जाए, उसके बारे में उनको अवगत करा देना।
वी विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।